हाँ यार, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जल्दी बता यार, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बता यार, जल्दी बता। क्या मेरी आवाज़ एकदम साफ क्लियर आ रही है? क्या आपके हैंडसम हैंडसम से सर आपको दिखाई दे रहे हैं? ओके, स्टार्ट करें अपना चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे बेटा। स्टार्ट करें अपना, जल्दी बोल यार। स्टार्ट करें। क्या वॉइस क्लियर आ रही है? क्या वॉइस अपने क्लियर आ रही है बेटा? सर वॉइस क्रैक हो रही है, तभी जाकर अपना एग्ज़ाम क्रैक होगा बेटा। तो स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट। क्या है बेटा? एसिड बेसिस एंड साल्ट। सर तो नाम तो सुना ही होगा बेटा, नाम तो सुना सुना लग रहा है। अपने क्लास 7 में पढ़ा था सर, एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और साल्ट क्या होता है। अरे हाँ सर, जो भी बोला आपने ठीक बोला। एसिड तो हमने पढ़ा था, बेसिस तो हमने पढ़ा था, साल्ट तो हमने पढ़ा था, लेकिन माफ़ करना सर, हमें वो कुछ भी याद नहीं है। तो बेटा मैं गारंटी देता हूँ, कुछ भी नहीं आता तब भी आप पूरा सीखे जाओगे बेटा। चलिए शुरू करते हैं एसिड बेसिस साल्ट। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे बेटा, कोई से एकदम बेकार बेकार सवाल नहीं आएंगे। व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सॉल्ट नहीं आएगा बेटा। अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वहाँ से अच्छे टाइप के सवाल आएंगे बेटा। चलिए शुरू करते हैं एसिड बेसिस साल्ट को। तो एसिड देखो यार, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हमने क्या कर दिया, सारे के सारे कंपाउंड्स ले लिए केमिस्ट्री के, उसे हमने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। किससे? सारे के सारे कंपाउंड को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। तो हमने सबसे पहले प्यूरिटी के ऑर्डर में यहाँ पर क्या किया, हमने होमोजेनियस एंड हमने क्या कर दिया वहाँ पर हेटेरोजेनियस मिक्सचर बना दिया। तो हमने फिर बना दिया प्योर कंपाउंड, नॉन प्योर, इम्प्योर कंपाउंड्स बना दिया। अब हम क्या करें, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, अपने केमिकल्स को, अपने कंपाउंड्स को क्या कर रहे हैं सर, हम क्लासिफाई कर रहे हैं। सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं इस नेचर में 3 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। पहला कैटेगरी का नाम है एसिड, दूसरी कैटेगरी का नाम है बेस, और इन दोनों को छोड़कर जितने भी कंपाउंड बचेंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, साल्ट हो जाएंगे। तो चलिए सर शुरुआत कर लेते हैं अपने नए नए चैप्टर की जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, कभी ना कभी तो आपने अपनी ज़िंदगी में लेमन तो देखा ही होगा। तो लेमन कैसा टेस्ट होता है बेटा? लेमन का टेस्ट होता है खट्टा होता है सर। कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है सर। अरे हाँ बेटा, सोर टेस्ट होता है। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? एसिड होगा। क्या होगा बेटा? इसका एसिड होगा। और आपने कभी ना कभी तो ज़िंदगी में सोप यूज़ किया होगा। क्या क्या होगा? सोप यूज़ किया होगा बेटा। तो आपने कभी बाथिंग के टाइम पे सोप अगर आपके बाई चांस अगर आपके मुंह में चला गया तो टेस्ट कितना अच्छा होता है बेटा, मीठा मीठा टेस्ट होता है। अरे नहीं सर, कैसा टेस्ट होता है बेटा? बीटर टेस्ट होता है। तो उसे हम किस क्लास में डालेंगे? बेसिस वाली क्लास में डाल देंगे। और आपने तो ज़िंदगी में साल्ट तो कभी ना कभी खाया ही होगा बेटा। साल्ट का टेस्ट बात नहीं कर रहे हैं हम, साल्ट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो वाले देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट देखेंगे बेटा। और यहाँ पर कोई केमिकल दे रखा है वो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो हम क्या करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में बेटा, यहाँ से देखना इस चैप्टर में आप मैक्सिमम डे टू डे लाइफ में आप कंपेरिजन इजीली कर सकते हो बेटा, क्योंकि आप मेजॉरिटी के लिए एसिड बेसिस साल्ट को ही अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं बेटा। एसिड बेसिस साल्ट को हम कहाँ अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं बेटा? जो भी सोर टेस्ट हम खा रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या हो गए बेटा? एसिड हो गए। जो भी बिटर टेस्ट हो गए बेटा वो सब क्या हो गए? बेस हो गए। क्या सर एसिड की डेफिनेशन हम ऐसे दे देंगे? नहीं बेटा, एसिड की डेफिनेशन अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। एसिड की डेफिनेशन हम जब सीखेंगे जब हमारा आधा चैप्टर हो जाएगा बेटा। और बेस की डेफिनेशन हम जब सीखेंगे बेटा जब हमारा आधा चैप्टर हो जाएगा। और साल्ट की डेफिनेशन हम जब सीखेंगे जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं सर, हम कैसे पहचानेंगे? अगर मैं आपको एक कंपाउंड दे दूंगा, आपको बताना है कि एसिड है कि बेस है, सर आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर देख लेना बेटा, आपको करने का मेथड ये होता है कि आप क्या करोगे, एसिड बेस इंडिकेटर यूज करोगे। क्या करोगे बेटा? एसिड बेस इंडिकेटर यूज करोगे। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है बेटा? इंडिकेट करता है। जैसे आपने गाड़ी तो कभी ना कभी चलाई होगी, तो आप क्या करते हैं, राइट में जाना होगा तो राइट इंडिकेटर डाल देंगे, क्योंकि पीछे वाले आगे वाले को पता चले कि मैं राइट में जाने वाला हूँ। अगर आप लेफ्ट साइड में जाना चाहते हो तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन कर दोगे, क्योंकि आप आगे पीछे वाले को बताना चाहते हो कि आप लेफ्ट साइड में जाने वाले हो। अरे हाँ सर, जो भी कहा आपने बिल्कुल सही कहा।
वैसे एसिड है कि बेस है कि पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड बेसिस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि इसे हमने नहीं बनाया बेटा, नेचर से हमने इसे अडॉप्ट किया है। जैसे यहाँ पर देख लेना, सबसे पहले होगा लिटमस, रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक, कलर्ड पेटल हो गए। यहाँ पर कुछ कुछ फ्लावर के नाम दे रखे हैं जो पढ़ने के लायक ही नहीं है बेटा, आप याद रख सकते हैं या फिर ये वाला चीज़ छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या याद क्या रखेंगे बेटा, हम लिटमस याद रखेंगे, रेड कैबेज याद रखेंगे, टर्मरिक याद रखेंगे बेटा। यहाँ पर देखो लिटमस तो हमने ज़िंदगी में भी कभी नहीं देखा, लेकिन रेड कैबेज लीव्स या फिर टर्मरिक तो आपके घर में होगा बेटा। आप इसे नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर देख लेना। जो लिटमस होता है हमारा, लिटमस किससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, पर्पल कलर का डाई होता है बेटा। नेचुरली जो लिटमस होता है पर्पल कलर में होता है। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। इसे लाइकेन प्लांट से क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा। ये आता है थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा में एक प्लांट आता है, लाइकेन आता है। लाइकेन से हम क्या करते हैं, लिटमस को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा। अरे हाँ सर, जी भी आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जब लिटमस न्यूट्रल में होता है, न्यूट्रल यानी कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करा अभी, तो कौन से कलर में होता है बेटा, पर्पल कलर में होता है। एसिड जो होते हैं बेटा, अगर हमने एसिड में ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाल दिया, एसिड में हमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाल दिया, तो किस में टर्न हो जाएगा बेटा, रेड में टर्न हो जाएगा। अगर हमने बेस में रेड वाला डाल दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्लू में टर्न हो जाएगा। एसिड मतलब ब्लू से रेड में टर्न करेंगे, बेस मतलब रेड से ब्लू में टर्न करेंगे। अरे हाँ सर, जो भी कहा आपने, बिल्कुल सही का। एसिड क्या कर रहे हैं बेटा, ब्लू से रेड, बेस क्या कर रहे हैं, रेड से ब्लू। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखना, बेस में रेड से ब्लू, एसिड में ब्लू से रेड। अरे हाँ सर। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, कभी कभी तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने क्या कर दिया है, व्हाइट शर्ट पहन रखी है अपनी, कभी कभी आपकी करी गिर गई है अपने शर्ट पर, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे उसके ऊपर सोप लगा दोगे। सोप लगाने पर आपको एक शॉकिंग रिजल्ट मिलता है बेटा, रेड कलर में टर्न हो जाता है। इसलिए रेड कलर में टर्न हुआ क्योंकि जो हमारा सोप था वो बेस था, और जो हमारी करी थी उसमें टर्मरिक था। टर्मरिक क्या था बेटा, इंडिकेटर था। बेस, जैसे इंडिकेटर पर बेस हमने डाला तो क्या हो गया, रेड में टर्न हो गया। और फिर जब इसमें हम पानी डाल लेते हैं तो फिर से क्या हो जाता है, येलो कलर में टर्न हो जाता है। तो यहाँ पर देखना सिंथेटिक इंडिकेटर किसे कहते हैं, जो हम लैब में बनाए हुए हैं, लैब में बनाया है। तो जैसे यहाँ पर देखो, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन है बेटा, दोनों यहाँ पर है। और यहाँ पर देखना आपको क्या करना है, इन चारों के चारों एसिड को उठाना है। यहाँ पर देखना, सबसे पहला एसिड, फार्मूला याद रखते जाना बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या है बेटा, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 है, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH है बेटा। और नेक्स्ट यहाँ पर देखना, ये सारे के सारे बेसेस को उठाना है। जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH ट्वाइस हो गया। नेक्स्ट आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH ट्वाइस हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, NH4OH है बेटा। ये सारे के सारे क्या है, बेस है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, एसिड है। तो आपको क्या करना है, इन सारे के सारे कंपाउंड्स को अलग अलग इंडिकेटर के साथ टेस्ट करना है। अगर समझ ले, यहाँ पर हमने ले लिया HCl, रेड लिटमस डाला तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ, लेकिन ब्लू लिटमस डाला तो रेड में चेंज हो गया। और यहाँ पर फिनोफ्थलीन डाला तो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। मिथाइल ऑरेंज डाला तो पिंक रेडिश मिल गया। अरे सर, समझ में आ गया है। यानी कि हम सारे के सारे एसिड को रेड लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ब्लू के साथ करेंगे तो सबके सब में रेड हो जाएगा, फिनोफ्थलीन के साथ करेंगे तो कलरलेस सोल्यूशन मिल जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज के साथ करेंगे तो हमें पिंक रेडिश कलर मिल जाएगा। और हमने सारे के सारे बेसेस को अगर रेड लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट किया तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लू के साथ किया तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। और यहाँ पर फिनोफ्थलीन के साथ कर दिया हमने तो रेड से क्या हो जाएगा, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड से क्या हो जाएगा, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिल जाएगा बेटा, येलो कलर में मिल जाएगा, यानी कि रिमाइंस येलो, यानी कि जो कलर था इसका वही रहेगा। अरे हाँ सर, हमें इतना तो पता चल गया। एसिड जब रेड लिटमस के साथ करता है तो कोई चेंज नहीं देता, ब्लू के साथ करता है तो रेड देता है, फिनोफ्थलीन का कलरलेस होता है, मिथाइल ऑरेंज के साथ पिंक रेडिश हो जाता है। और जो बेसेस होते हैं सर, रेड लिटमस के साथ तो ब्लू देते हैं, रेड में कोई चेंज नहीं देते, यहाँ से रेड टू पिंक कर देते हैं, यहाँ से रिमाइंस येलो रहते हैं। अरे हाँ सर, इतना तो हमें पता चल गया।
नेक्स्ट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? सबसे पहला इंडिकेटर पर हम नेचुरल, जो कि नेचर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सिंथेटिक, जो कि हमने लैब में बनाया है। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल से पता करते हैं जो एसिड है कि बेस है। वो किससे पता करते हैं बेटा? स्मेल से पता करते हैं या फिर ओडर से पता करते हैं। ओडर का मतलब होता है स्मेल सुनकर आप बता सकते हैं क्या एसिड है कि बेस है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। सबसे पहला हो गया ऑनियन के स्ट्रिप्स हो गए, दूसरा हो गया क्लव ऑयल हो गया, तीसरा हो गया वेनिला। तीनों का एक्सपेरिमेंट कर यहाँ पर देख लेंगे हम। टेस्ट विथ ऑनियन को क्या करना है आपको यहाँ पर देख लेना। ऑनियन को क्या करना है? फाइन ऑनियन के क्या करना है? चॉप कर लेना है आपको। बारीक क्या करना है बेटा? काट लेना है। काट कर आप क्या करोगे? उसे एक जगह पर बांध के रख दोगे। अप टू आप कितने 12 घंटे रख सकते हो बेटा? 12 घंटे आपने रख दिया आपके रेफ्रिजरेटर में। फिर क्या करेंगे? 2 क्लॉथ के स्ट्रिप लेंगे और क्या करेंगे बेटा? क्लॉथ के स्ट्रिप लेंगे बेटा, उस ऑनियन में डालेंगे और फिर क्या करेंगे? उस वाले क्लॉथ को जो ऑनियन में डाला था उसे काटेंगे और फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे? HCl डालेंगे, मतलब कि एसिड डालेंगे। और दूसरे क्लॉथ के ऊपर क्या डालेंगे? बेस डालेंगे। जो हमारा एसिड था बेटा, क्या था? जो हमारा एसिड था उसमें कुछ भी स्मेल में फ़र्क नहीं आएगा। जो हमारा बेस था उसमें से स्मेल पूरी की पूरी उड़ जाएगी बेटा, यानी कि स्मेल ख़त्म हो जाएगी। स्मेल ख़त्म किस में हो रही है बेटा? बेस में हो रही है। स्मेल ख़त्म किस में हो रही है बेटा? स्मेल ख़त्म हो रही है बेस में। स्मेल रिमाइंस अनचेंज रही है, मतलब कि स्मेल उतनी की उतनी किस में रह रही है बेटा? एसिड में रहे। एसिड में स्मेल में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। बेसिस में क्या हो रहा है बेटा? स्मेल घट जाएगी, यानी स्मेल मतलब ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट वेनिला एसेंस का भी सेम है बेटा। वेनिला एसेंस को आप जब एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या हो जाएगी बेटा? एसिड के साथ जो है स्मेल जो है वैसे की वैसे रहेगी, और जो बेटा बेस रहेंगे उसमें स्मेल पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। ऑल फैक्टर इंडिकेटर यहाँ पर देखना। तीसरा आ जाता है हमारा क्लव ऑयल में भी क्या बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो स्मेल पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। एसिड के साथ करेंगे तो वैसे की वैसे रहेगी। और हाँ सर बिल्कुल सिंपल था, मुझे पता चल गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड विथ मेटल। यहाँ पर देखना एसिड बेसिस को हम क्या करें? अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे, सारे के सारे रिएक्शन रखेंगे। डेफिनेटली बता रहा हूँ, एक ना एक तो रिएक्शन आपके एग्जाम के पेपर में अटकेगी बेटा। यहाँ पर देख लेना, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले देख लेना, जनरल केस पढ़ते हैं। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो चलो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर एसिड क्या कर रहा है? मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट दे रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल समझ आ गया। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया? ऐसा सेटअप बना लिया। सेटअप बनाने के बाद यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमने क्या किया? एसिड लिया। एसिड कौन सा लिया बेटा? हमने जिंक एसिड हमने लिया। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें हमने क्या कर दिया? मेटल डाल दिया, यानी जिंक ग्रैन्युल्स डाल दिए। जिंक मेटल होता है बेटा, Zn को हमने इसके अंदर डाल दिया, यानी एसिड में हमने क्या कर दिया? जिंक ग्रैन्युल्स ऐड कर दिए। आप क्या देखोगे यहाँ पर? जो जिंक ग्रैन्युल्स का जो सरफेस था ना, उसके ऊपर छोटे छोटे हाइड्रोजन के बबल्स देखोगे और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ पर आ जाएगी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया? यहाँ पर कंटेनर ले लिया। कंटेनर में हमने क्या कर दिया? सोप सोल्यूशन भर दिया। जो भी हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रही है ये क्या करेगी? सोप सोल्यूशन में जाएगी और बबल्स में फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ से जो बबल्स हैं इसके सामने हम क्या लेके आएंगे? एक जलती हुई क्या लेके आएंगे? कैंडल लेके आएंगे। जलती हुई कैंडल लेके आ गए तो यहाँ पर कैसे साउंड आएगी बेटा? पॉप साउंड आएगी। कैसे साउंड आएगी? ऐसे वाले साउंड आएगी बेटा, पॉप साउंड आएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखना, हमने ऐसा सेटअप बना लिया। इसमें हमने क्या लिया? सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें हमने जिंक ग्रैन्युल्स डाला। जिंक ग्रैन्युल्स के सरफेस के ऊपर हमें क्या मिला? हाइड्रोजन गैस मिली। हाइड्रोजन गैस को हमने क्या किया? इस टेस्ट ट्यूब में से डिलीवरी ट्यूब में से पास किया। डिलीवरी ट्यूब में से जाते सोप सोल्यूशन में से पास किया। सोप सोल्यूशन में से क्या होगा बेटा? बबल्स फॉर्मेशन हो गए। अगर एक बार बबल्स फॉर्मेशन हो गए तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पर जलती हुई कैंडल लेके आ गया तो हमें कैसे साउंड मिली? ऐसी साउंड मिलेगी बेटा, पॉप साउंड मिलेगी बेटा। ये वाली एक्सपेरिमेंट आप याद रख सकते हो। सेम आप क्या कर सकते हो बेटा? रिएक्टिविटी विथ HCl कर सकते हैं, HNO3 कर सकते हैं, एसिटिक एसिड के साथ करके देख सकते हैं बेटा। यहाँ पर देखना, जिंक जो है वीक एसिड के साथ यानी एसिटिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, लेकिन
रेट जो होगी वो स्लोली होगी बेटा, क्या होगी, रेट जो होगी स्लोली होगी बेटा। यहाँ पर देखना फिर से कह रहा हूँ, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट दे देगा और हाइड्रोजन गैस दे देगा। एग्जांपल देख लेना, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने क्या रिएक्ट किया, जिंक को रिएक्ट किया बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने जिंक को रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला बेटा, साल्ट मिला, जिंक सल्फेट। ये डीसी टेस्ट ट्यूब में रहेगा बेटा, जिंक सल्फेट मिल जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस से यहाँ से लिबरेट होकर आ जाएगी। अरे हाँ सर, बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर देखना साल्ट की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड साल्ट। साल्ट किससे बन रहा है बेटा, एसिड एंड मेटल से मिल रहा है, ये एक साल्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम दूसरे साल्ट भी यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। बेस की रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ कर रहे हैं। तो हम जनरल केस यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बेस जब भी मेटल के साथ मिलता है, यहाँ पर लिख लेना बेटा, यहाँ पर लिख लेना, बेस जब भी मेटल के साथ मिलता है, बेस प्लस मेटल, ये बीएम नहीं है बेटा, बेस प्लस मेटल है, तो हमें क्या देता है बेटा, साल्ट देता है। यहाँ पर लिखेंगे साल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस दे देगा। सेम एसिड की जैसी रिएक्शन है वैसे ही हो जाएगी बेटा। बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा साल्ट देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख लेना, हमने क्या कर दिया, जिंक ग्रैन्यूल्स को एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, उसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया, एक बेस ऐड कर दिया जिसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने जब जिंक के साथ रिएक्ट किया तो हमें एक साल्ट मिला, जिंक। यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, सोडियम जिंकेट कहेंगे। ये वाले साल्ट को हम क्या कहेंगे, सोडियम जिंकेट कहेंगे। और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी सर यहाँ पर रिलीज हो जाएगी H2 गैस रिलीज हो जाएगी। क्या रिलीज हो जाएगी सर, H2 गैस रिलीज होगी। लेकिन याद रखना सभी मेटल बेस के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। यहाँ पर लिखी हुई है, सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल। सब मेटल ऐसी रिएक्शन शो नहीं करते बेटा। फिर से कह रहा हूँ, जब भी बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या देता है, हमें साल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस दे देता है बेटा। यहाँ पर क्या किया हमने, मेटल लिया हमने, जिंक लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमें साल्ट मिला, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल गया। अरे हाँ सर, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी, हमें पता चल गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। यानी हम एसिड को क्या करेंगे, एक बार मेटल कार्बोनेट के साथ डालेंगे, एक बार मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ डालेंगे। तो हम जनरल केस सबसे पहले पढ़ेंगे। जनरल केस यहाँ पर लिखा है, मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों के साथ जब हम एसिड डालेंगे, या तो मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड डालेंगे या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम एसिड डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। यहाँ पर देखना दो अलग अलग केस बता रहा हूँ। केस 1 में हमने क्या लिया, मेटल कार्बोनेट लिया, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड किया हमने, तो हमें क्या मिला, साल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने एसिड के साथ मिलाया तो हमें क्या मिला सर, साल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला। अरे हाँ सर, बिल्कुल इजी रिएक्शन है, हम ऐसे इसे याद रख लेंगे। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि आपको सबसे दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। यानी कि यहाँ पर मेटल कार्बोनेट, दूसरे में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। और उसमें क्या करना है बेटा, 2 ml HCl डालना है, यानी कि एसिड डालना है। मेटल कार्बोनेट और या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, एसिड के साथ करा रहे हैं। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में क्या होगा बेटा, मेटल कार्बोनेट है और यहाँ पर एसिड है, तो हमें क्या मिलेगा सर, साल्ट मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। साल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट था, एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस हो चुके हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते या फिर अपने आंख से नहीं देख सकते। हम कैसे कंफर्म करेंगे कि जो गैस निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हमें जो गैस मिल रही है उसे एक डिलीवरी ट्यूब में से पास करेंगे। डिलीवरी ट्यूब में से पास, यहाँ पर देखना ऐसा सेटअप बनाना था। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ए की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले टेस्ट ट्यूब की।
यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, इसके साथ में हमने एसिड ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, NaCl यहाँ पर मिल गया और हमें वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकाल लेंगे। अब हम टेस्ट कर रहे हैं कि जो गैस निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। तो हम इस टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी गैस निकलेगी इस डिलीवरी ट्यूब में से उसे हम किस में पास कर देंगे सर, हम उसे पास करेंगे लाइम वाटर में, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करेंगे। किस में पास करेंगे, अपनी जो गैस निकली उसे हम किस में पास कर रहे हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कर रहे हैं, यानी कि लाइम वाटर में पास कर रहे हैं। अगर हमने लाइम वाटर में पास किया तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। जिसका नाम क्या होगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। जिसका नाम क्या होगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वाटर में डिजॉल्व होने वाला नहीं है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहेंगे। अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो एक क्या फॉर्मेशन करेगा बेटा, PPT फॉर्म करेगा, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, जो हमें गैस मिली उसे कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं चेक करने के लिए हमने क्या किया, उस गैस को लाइम वाटर में पास किया तो हमें कंपाउंड मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते ही रहे, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते ही रहे हैं, पास कर रहे हैं तो और ये फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसके साथ और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके एक सॉल्युबल सब्सटेंस बना देगा जिसका नाम होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा जिसका नाम। फिर से कह रहा हूँ, जब हमें मेटल कार्बोनेट को हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया, साल्ट मिला, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जो गैस मिली कार्बन डाइऑक्साइड, इसे टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ पास किया तो हमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हाइट प्रेसिपिटेशन के साथ मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया बेटा। और फिर हमने क्या कर दिया, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड पास करते गए तो हमें क्या मिला, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल गया जो कि सॉल्युबल इन वाटर था। और यहाँ पर देखना, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल जो है ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव द करस्पॉन्डिंग साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, जनरल रिएक्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, सर हमने क्या कर दिया, सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर दिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर दिया। सर अब हम क्या करेंगे, एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करेंगे। एसिड और बेस को हमने क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर अपना बेस ले लेंगे। क्या लेंगे बेटा, बेस लेंगे। बेस को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेस ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसे हम इसमें क्या डालेंगे, फिनोफ्थलीन डालेंगे। यानी कि हमने बेस में क्या डाला, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन डाला, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है, ये क्या करेगा, पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। और फिर हमने क्या किया सर हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डालना शुरू कर दिया, यानी कि हमने एसिड डालना शुरू कर दिया गया। जो पिंक कलर था वो होते कलरलेस होना शुरू हो गया। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोफ्थलीन डाला तो पिंक कलर हो गया, इसमें और HCl डाला, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर एसिड को ऐड किया। एसिड के ऐड करने पर ऐसा कलरलेस हो गया बेटा। और फिर हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं तो फिर पिंक कलर हो रहा है, और एसिड ऐड कर रहे हैं तो कलरलेस हो रहा है। कलरलेस से पिंक कलर से कलरलेस, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखो यार, यहाँ से हम कह सकते हैं एसिड जो है बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस वाली रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहती है, जब भी बेस एसिड मिलते हैं, एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो क्या देते हैं, साल्ट एंड वाटर देते हैं। जब भी एसिड प्लस बेस मिलते हैं बेटा तो क्या देते हैं, हमें साल्ट एंड वाटर देते हैं। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऑपोजिट है बेटा, एसिड और बेस क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अरे हाँ सर, हमें समझ में आ गया है कि एसिड की पावर को बेस क्या करेगा, कम कर देगा, और बेस की पावर को एसिड क्या कर देगा, कम कर देगा सर। यानी सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा था। जब हम HCl डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, कलरलेस हो रहा था। जब हम NaOH डाल रहे थे तो फिर पिंक कलर हो रहा था, ऐसे चलते जा रहा था सर। यानी कि हम कह सकते हैं NaOH प्लस HCl क्या दे रहा था हमें, NaOH प्लस HCl दे रहा था, NaCl प्लस H2O दे रहा था। यानी कि बेस प्लस एसिड हमें क्या दे रहा था, ये वाला हमारा बेस है, ये वाला हमारा एसिड है, तो हमें क्या मिल रहा था, साल्ट मिल रहा था NaCl प्लस हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा था।
क्या मिल रहा था बेटा, वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा था। जनरल रिएक्शन आप याद रखेंगे, बेस प्लस एसिड क्या दे रहा है, हमेशा साल्ट एंड वाटर दे रहा है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव द करस्पॉन्डिंग साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के पावर को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, याद रखना। बेस प्लस एसिड क्या दे रहे हैं, साल्ट एंड वाटर दे रहे हैं। एग्जांपल NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O दे रहे हैं। अरे यहाँ से समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड कर रहे हैं, यानी कि हम कोई सा भी मेटल ऑक्साइड उठा लेंगे और फिर क्या कर देंगे, हम एसिड के साथ रिएक्ट कर देंगे। जैसे हमने मेटल ऑक्साइड उठाया, कॉपर ऑक्साइड उठाया, क्या उठाया बेटा, कॉपर ऑक्साइड उठाया हमने। कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या कर दिया, HCl को ऐड कर दिया। कॉपर ऑक्साइड को हमने जैसे HCl के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिला कॉपर क्लोराइड मिला। क्या मिला बेटा, कॉपर क्लोराइड मिला, जो ब्लैक कलर था बेटा, ब्लैक कलर से किस में टर्न हो गया, ब्लू ग्रीन कलर में हो गया। यहाँ पर देखना ब्लू ग्रीन कलर में टर्न हो गया, ये ब्लू ग्रीन कलर में टर्न हो गया। समझ में आएगी, आई नहीं आई कि रिएक्शन आई कि नहीं आई बेटा रिएक्शन। यहाँ पर देख लेना, कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या कर दिया, HCl के साथ रिएक्ट कर दिया तो हमें क्या मिला बेटा, कॉपर क्लोराइड मिला प्लस H2O मिल गया। अरे हाँ सर, इतनी सिंपल रिएक्शन है। लेकिन बेटा यहाँ पर देखना, हम जनरल केस बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या दे रहे हैं हमें, साल्ट एंड वाटर दे रहे हैं। सर देखे देखे सी रिएक्शन लग रही है। यहाँ पर देखना साल्ट एंड वाटर आ रहे हैं। एसिड के साथ क्या मिलाने पर साल्ट एंड वाटर आता है बेटा, एसिड के साथ बेस मिलाने पर साल्ट एंड वाटर आ सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एसिड के साथ क्या मिलाने पर आ रहा है साल्ट एंड वाटर, एसिड के साथ जब बेस मिलेगा बेटा, जब बेस मिलेगा तो क्या मिलेगा, साल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, यानी कि बेसिक इन नेचर है बेटा। तभी तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसी लग रही है। अगर हमने मेटल ऑक्साइड को बेस मान लिया, बेस प्लस एसिड क्या दे रहे थे, साल्ट एंड वाटर दे रहे थे, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, मेटल ऑक्साइड जो है हमारे क्या है बेटा, बेसिक ऑक्साइड है। यानी यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड जो है हमारा बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस करेंगे। जैसे हमने नॉन मेटालिक ऑक्साइड मान लिया, हमारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मान लिया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये रिएक्शन हमने यहाँ पर की थी, कहाँ पर बेटा, यहाँ पर, यही सेम रिएक्शन है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया। जब भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला बेटा, साल्ट एंड वाटर मिला। यहाँ पर देखना, कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिला साल्ट एंड वाटर मिला। यहाँ पर देखना, ये क्या था, हमारा बेस था, ये था हमारा बेस। बेस के साथ क्या मिलाने पर हमें साल्ट एंड वाटर मिलेगा बेटा, बेस के साथ हमें एसिड मिलाने पर क्या मिल रहा था, साल्ट एंड वाटर मिल रहा था। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो ये हमारा CO2 है एसिडिक इन नेचर है, यानी कि सारे के सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं सर। अरे सर हमें समझ में आ गया है, सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर में होते हैं, एसिडिक नेचर में होते हैं। सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं। इतना सी रिएक्शन थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, सारे एसिड में सारे बेस में क्या कॉमन है। यहाँ पर देखना, सारे के सारे एसिड जो हैं कॉमन प्रॉपर्टी शो करते हैं। सारे के सारे एसिड क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहाँ पर देख लेना, सारे के सारे एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे जब हमने मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे। सारे एसिड क्या कर रहे थे, मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस दे रहे थे। और हाँ सर, यानी कि हर एसिड क्या दे रहा था, हाइड्रोजन गैस दे रहा था। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते कि जो भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो सारे के सारे एसिड नहीं होते बेटा। क्यों नहीं होते, यहाँ पर देख लेना, हम क्या करें, ग्लूकोज ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, यहाँ पर HCl ले रहे हैं, H2SO4 ले रहे हैं। हम दोनों जानते हैं बेटा, हम दोनों जानते हैं कि जो हमारे ये दोनों हैं HCl और H2SO4, ये क्या है बेटा, हमारे एसिड हैं। और ये दोनों एसिड नहीं हैं, लेकिन इसमें भी क्या है बेटा, H है और इसमें भी H है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल जिसमें H होता है, जिसमें हाइड्रोजन होता है, वो एसिड नहीं होते।
तो हमने क्या कर दिया, ऐसा एक सेटअप बना लिया। सेटअप बनाने में क्या कर दिया, हमने दो नेल्स यहाँ पर लगा दिए और यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने सोल्यूशन डाला। सबसे पहले हमने सोल्यूशन डाला, डाइल्यूट HCl का डाला। डाइल्यूट HCl का डालकर हमने स्विच ऑन कर दिया तो हमारा बल्ब जो था वो क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था। यानी कि सर अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इस वाले सोल्यूशन यानी कि HCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और यहाँ पर जब हमने HCl की जगह H2SO4 ले लिया, जब हमने H2SO4 ले लिया तो यहाँ पर भी क्या था सर, बल्ब ग्लो कर रहा था। यानी कि सर H2SO4 में भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो हम कह सकते हैं दोनों के दोनों केसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। यहाँ पर देखना कैसे पास की, क्योंकि जो एसिड थे ना, एसिड ने क्या किया, आयोनाइज हो गया यानी कि आयोन्स में टूट गया। आयोन्स में टूटने की वजह से क्या गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आयोन्स में इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्लूकोज और अल्कोहल डालेंगे। HCl H2SO4 डालकर हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्कोहल डालेंगे या फिर ग्लूकोज डालेंगे। जब भी हमने ग्लूकोज डाला तो बल्ब हमारा नहीं जला, जब भी हमने अल्कोहल डाला तब भी हमारा बल्ब नहीं जला। यानी कि हम कह सकते हैं अल्कोहल जब हमने डाला तो बल्ब नहीं ग्लो किया, यानी कि गुड कंडक्टर नहीं है, ये हमारे इंसुलेटर हो गए। या फिर हमें ये डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी हम लिख देंगे। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, सारे एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। सारे के सारे एसिड क्या करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे HCl में क्या था, यहाँ से H+ जाएगा तो Cl- बचेगा और यहाँ से HNO3 में H+ जाएगा तो NO3- बचेगा। H2SO4 में H+ जाएगा तो क्या बचेगा, SO4 2- बचेगा। और एसिटिक एसिड में क्या बच जाएगा बेटा, H+ जाने पर क्या बच जाएगा, CH3COO- बच जाएगा। अरे हाँ सर, यहाँ पर देखना एसिडिक प्रॉपर्टी हमारी क्यों हो रही थी, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी का मेन रीजन था हमारा H+ आयन। क्या मेन रीजन था बेटा, सारे के सारे एसिड H+ आयन को प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए सारे के सारे एसिड में क्या हो रहा था, करंट दौड़ रहा था बेटा। अरे सर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम क्या करें, सेम एक्टिविटी हम किसके लिए कर रहे हैं बेटा, बेसिस के लिए करेंगे। जैसे बेसिस हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर ले लेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और एक एक कर कर हम जब चेक करेंगे तो इसमें भी क्या हो रही थी बेटा, बल्ब क्या कर रहा था हमारा, ग्लो कर रहा था। इसमें भी क्या कर रहा था, बल्ब हमारा ग्लो कर रहा था, यानी कि कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी को। सर यहाँ पर तो हमें समझ में आ गया क्यों कंडक्ट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन दौड़ रहे थे। यहाँ पर कौन सा आयन दौड़ेंगे, यहाँ पर देख लेना बेटा, OH- आयन जनरेट हो गए। एसिड में H+, बेस में OH- आयन जनरेट हो गए। इसलिए सारे के सारे क्या कर रहे थे, आयन दौड़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। अरे हाँ सर, एसिड में H+ होंगे, बेस में OH- हो जाएंगे, बेस में भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें OH- आयन प्रेजेंट होते हैं, एसिड में H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना, जब भी हम एसिड या फिर बेस को पानी में डालेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो हमने इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक्सपेरिमेंट क्या किया सर, हमने 1 ग्राम का सॉलिड NaCl ले लिया और इसके साथ हमने क्या कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। NaCl में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो हमें एक गैस मिली जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक गैस। जिसका नाम क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक गैस क्या कर रही है, ऊपर आ रही है। हाइड्रोक्लोरिक गैस जब ऊपर आई तो हमने क्या कर दिया, 2 केसेस बनाए यहाँ पर। एक में हमने क्या किया, वेट यानी कि गीला जो हमने लिटमस पेपर ले रखा था, वेट लिटमस पेपर लेने पर क्या हो रहा था, जो ब्लू कलर था वो रेड में टर्न हो गया। दूसरे केस में हमने क्या किया, ड्राई लिटमस पेपर लिया। दूसरे केस में हमने क्या लिया, ड्राई लिटमस पेपर लिया। तो जो लिटमस पेपर का कलर था चेंज नहीं हुआ। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना, यहाँ से HCl गैस ऊपर आई। एक में हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वेट के लिटमस पेपर पकड़ा तो क्या हो गया, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया। जब हमने ड्राई पकड़ा तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि HCl जो है
HCl जो है इन ऑब्जेंस ऑफ वाटर में, यानी कि पानी में तब तक नहीं जाएगा तब तक H+ आयन रिलीज नहीं करेगा और वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। HCl जो है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ही क्या दे सकता है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ही H+ आयन दे सकता है। अरे सर हमें समझ में आ गया है, H+ आयन आने की कंडीशन क्या है सर, जब एक्वस फॉर्म में होगा या फिर पानी में होगा तभी H+ आयन रिलीज होंगे और तभी जो है लिटमस पेपर में कलर चेंज हो सकता है। अरे हाँ सर, आपको एक बात बता देता हूँ मैं, जो भी हमारा H+ आयन है ये प्रोटॉन है बेटा। क्या है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है। और यहाँ पर देखना H+ आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए क्या करेगा, ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हमारा हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। हमारा क्या बना लेगा बेटा, यहाँ से हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। H+ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। अरे हाँ सर हमें समझ में आ गया है, अगर HCl पानी में होता या फिर एक्वस फॉर्म में होता तो ये क्या देता, हमें H+ देता, जो कि पानी के साथ मिलकर क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया और Cl- दे देता। बिल्कुल सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा, इतना तो हमें समझ में आ गया है, शानदार से समझ में आ रहा है सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बेसिस को पानी में डालकर देखेंगे, हमें बेसिस क्या देंगे सर। हमें एसिड का तो फंडा समझ में आ गया, एसिड क्या करता है, पानी में H+ आयन देता है। और बेसिस क्या करता है सर, बेसिस क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी कि क्या करता है, OH- आयन दे रहा है। कैसा आयन दे रहा है बेटा, OH- आयन देगा पानी में जाने के बाद। एसिड H+ देगा, बेसिस OH- आयन दे देगा। जैसे यहाँ पर देखना NaOH को हमने क्या कर दिया, पानी में डाल दिया जो कि बेस था, तो हमें क्या मिल गया, OH- आयन मिल गया प्लस Na+ मिल गया। और KOH को डाला हमने K+ और OH- मिल गया। MgOH को डाला तो हमने Mg+ और OH- मिल गया। यानी कि सारे के सारे बेसिस में हमें क्या मिल रहा है, OH- मिल रहा है। लेकिन एक शॉकिंग बात आपको बताना चाहूंगा मैं, सारे बेसिस जो है पानी में डिजोल्व नहीं हो सकते, सारे बेसिस पानी में डिजोल्व नहीं हो सकते। ऐसे बेसिस जो पानी में डिजोल्व होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, अल्कालीज कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्कालीज कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर NaOH, KOH, MgOH दे सकते हैं या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं बेटा। सारे बेस जो है पानी में डिजोल्व नहीं होंगे, जो बेसिस पानी में डिजोल्व होंगे उसे हम क्या कहेंगे, अल्कालीज कहेंगे। और देखो बेटा अल्कालीज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सर, सोपी इन टच होते हैं, बिटर होते हैं, करेसिव इन नेचर होते हैं। कभी भी बेटा अल्कालीज को लैब वगैरह में कभी भी टेस्ट करके नहीं देखना है कि बिटर होते हैं या नहीं, कभी भी टच करके नहीं देखना है सोपी होते हैं कि नहीं, कभी भी इसके साथ ट्राई नहीं कर सकते। इसलिए जब आप लैब में जाएंगे तो ऐसा वाला सिंबल देखेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो हार्मफुल केमिकल्स होंगे उनके ऊपर ही देखने को मिलेगा बेटा। इसका मतलब ये है कि आपको टेस्ट नहीं करना है, आपको छूना ही नहीं है बेटा, ऐसे वाला सिंबल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, अब हम न्यूट्रलाइजेशन को फिर से पढ़ेंगे लेकिन अलग स्टाइल में पढ़ेंगे बेटा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पास X है ना, X जो है हमारा यहाँ पर क्या है बेटा, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, F हो सकता है, यानी कि क्या है यहाँ पर हेलोजन एटम जो है हमारा X है और ये इसके साथ क्या है, H अटैच है बेटा, यानी कि हाइड्रोजन है बेटा। जैसे यहाँ पर देखो एसिड को हमने HX मान लिया और बेस को हमने क्या मान लिया, मेटालिक हाइड्रोक्साइड MOH मान लिया। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक ले सकते हैं या फिर हाइड्रोहैलाइड ले सकते हैं, यहाँ पर मेटालिक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखना जो एसिड का HX था बेस के MOH के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पर देख लेना, जो यहाँ का जो एसिड का X था ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के M के साथ रिएक्ट करेगा। MX जो है ये साल्ट बना लेगा, बचा हुआ क्या बना लेगा, अलग कंपाउंड बना लेगा। यहाँ से एक H बचा है, यहाँ से OH बचा है, तो ये क्या बना लेगा बेटा, HOH बना लेगा। क्या बना लेगा, HOH बना लेगा। और इसी HOH को हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। अरे सर अब जाके समझ में आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी होती है। एसिड अगर HX है तो बेस हमारा MOH है, MX क्या बन गया हमारा, यहाँ पर मेटालिक साल्ट बन गया और यहाँ पर बचा हुआ कंपाउंड वाटर बन गया। और ये सर हमें समझ में आ गया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एसिड का H+ और बेस का OH- हमें क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। सर हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ से अच्छे खासे सवाल बनना शुरू हो जाते हैं आपके। यहाँ से क्या सवाल बन सकता है बेटा, यहाँ पर देखो, जब भी आप यहाँ पर देखो
आप एक काम करना बेटा, जब भी आप पानी के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड या फिर बेस को, तो आपको वहाँ पर केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर देख लेना, एसिड को जब आप पानी में मिलाओगे या फिर बेस को जब आप पानी में मिलाओगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं सर, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। और हमने पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, हीट रिलीज हो जाएगी। यानी कि हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है बेटा, अगर गलती से भी हमारे हाथ पर पड़ गया तो आपकी हालत क्या होने वाली है आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें क्या रहना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, अगर आप पानी में एसिड डालोगे तो भी एक्सोथर्मिक होगी, अगर आप बेस डालोगे तो भी क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि अगर H2SO4 को पानी में डालोगे तो क्या होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों केसेस क्या होंगे, एक्सोथर्मिक हो जाएंगे। और यहाँ पर देखना एक अच्छा सवाल बनता है यहाँ से, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, डाइल्यूशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस इन वाटर। यानी क्या कर रहे हो, पानी में आप एसिड मिला रहे हो या फिर बेस मिला रहे हो। सर क्यों मिला रहे हैं हम, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स को कम करने के लिए, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स, यानी कि आयन्स को या फिर स्ट्रेंथ को, एसिड या फिर बेस की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए जब पानी में मिला रहे हो, ऐसे वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाले प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा बात, डाइल्यूशन कहते हैं। और जो एसिड या फिर डाइल्यूशन हो गए हैं, डाइल्यूट हो गए हैं, उन्हें हम डाइल्यूटेड कहते हैं, जैसे डाइल्यूट H2SO4। समझ में आ गया होगा बेटा बात, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, एसिड या फिर बेस को हम पानी में मिला रहे हैं। सर क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए या फिर स्ट्रेंथ को कम करने के लिए पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गया है सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, जब भी आप मिलाओगे, जब भी आप ऐसे क्या करोगे, रिएक्ट करोगे, जैसे यहाँ पर देखना, पानी में एसिड डालना है, एसिड में पानी नहीं डालना है। यहाँ से देखो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, पानी में आपको एसिड डालना है, एसिड में आपको पानी नहीं डालना। अगर बाई चांस आप एसिड में पानी डालते हो तो यहाँ से क्या हो सकता है बेटा, बहुत 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 ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि हीट बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। हीट रिलीज होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा बीकर टूट जाएगा। पूरा बीकर टूटने की वजह से ये जो एसिड है आपके ऊपर भी गिर सकता है। समझ में आ गई होगी बेटा बात। वही सर अगर हम पानी में एसिड डालेंगे तो उतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती है। ये समझ में आ गया होगा बेटा बात। इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा पानी में एसिड डालेंगे, ना कि एसिड में पानी डालना है, कभी भी याद रख लेना। यहाँ पर देखो आपकी इमेज बनी हुई है, और ये वाले वार्निंग के साइन होते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस के ऊपर, यानी हार्मफुल सब्सटेंस के ऊपर ऐसे वाले साइन होते हैं। और यहाँ पर देख लेना, अब आपको पता करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर आपको ऐसा पता करना पड़ेगा सर कौन सी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर कौन सा कंपाउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कम स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा बेसिक है कि ज़्यादा एसिडिक है। इसलिए हमने क्या कर दिया, समझो यार, जैसे आपको क्या करना था, आपको मेजर करना था डिस्टेंस, तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस मेजर करना था, तो हमने यूनिट काट दी, हमने डिवाइस काट दिया। तो आप किससे मेजर कर रहे हो, आप मेजर कर रहे हो ओडोमीटर से, और किलोमीटर में बता दोगे मुझे। अगर आपको क्या करना था, टेम्परेचर मेजर करना था, तो हमने डिवाइस बना दी थर्मोमीटर, और हमने क्या कर दिया, वहाँ पर यूनिट बता दी, केल्विन में आप डिफाइन कर सकते हो या फिर सेल्सियस में कर सकते हो। अब मुझे आपको बताना है कि कोई एसिड को मेजर करना है या फिर कोई बेस को मेजर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम यूज़ करेंगे pH स्केल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बेटा, pH स्केल यूज़ करेंगे। सर होते क्या है pH स्केल का मतलब होता है बेटा पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं बेटा। पोटेंस का मतलब होता है पावर, इन जर्मन लैंग्वेज में क्या होता है, पोटेंस का मतलब जर्मन लैंग्वेज में होता है बेटा पावर। हम यहाँ से कैसे पता कर सकते हैं, जितना ज़्यादा H+ का कंसंट्रेशन है, उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। H+ का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा, उतना क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। और जितना ज़्यादा OH- का कंसंट्रेशन है, उतना बेसिक नेचर हो जाएगा। अरे हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। और हम क्या कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। और pH को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं सर। अरे सर, हमें समझ में आ गया है। यहाँ पर देखना,
और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पर डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगा। अरे सर इतना सिंपल है, क्या हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना पीएच की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेकर 14 के बीच में होती है। पीएच की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 से लेकर 14 के बीच में होती है। 0 मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक और 14 मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक। बेसिक को हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं अल्कली कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, H+ के आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतनी पीएच की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जितनी पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है एसिडिक नेचर उतना बढ़ रहा है। अरे सर समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पर 7 को न्यूट्रल मान लें, टोटल होती है 0 से लेकर 14 होती हैं, न्यूट्रल हमारा 7 है। 7 के अगर हमने लेफ्ट साइड जाना शुरू कर दिया H+ के आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। अगर हमने राइट साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर लिया यानी बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, OH- के आयन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और ये सर समझ में आ गया है। हमें यहाँ पर देखना इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होगा, यहाँ पर डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हो जाएगा। 7 जो होगा बेटा न्यूट्रल हो जाएगा। ज़्यादा एसिडिक किसकी तरफ होगा बेटा, जितनी कम वैल्यू आएगी पीएच की उतना ज़्यादा एसिडिक, जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी पीएच की उतना ज़्यादा बेसिक। न्यूट्रल तो 7 होता है बेटा, समझ में आ गया। न्यूट्रल हमारा क्या होता है बेटा, 7 होता है। ज़्यादा एसिडिक मतलब 7 के इधर चले जाएंगे हम, 7 के अगर हम इस तरफ चले जाएंगे, लेस देन 7 जा रही है वैल्यू तो क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक हो जाएगा। अगर मोर देन 7 जा रही है तो क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक हो जाएगा। बेसिक को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा बात। और यहाँ पर देखना इस तरफ आएंगे तो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इस तरफ जाएंगे तो OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ऐसे वाले पेपर्स हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। यहाँ पर देखना हमने कुछ यहाँ पर कॉम्पाउंड्स उठा लिए, जैसे कॉम्पाउंड्स आप जनरली भी ले सकते हैं। कॉम्पाउंड्स अगर आपने उठा लिए और हम क्या कर रहे हैं, इसे पीएच पेपर के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो ये सारे हमें कलर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब आपको वैल्यूज़ देकर बताना है एसिड है कि बेसिक है। यहाँ पर देखो सलाइवा का दे रखा है बिफोर मील, यानी कि खाना खाने से पहले कितना होगा बेटा, 6.8 से लेकर 7.4 तक होगा। यहाँ पर देखना अब हम क्या कह सकते हैं, ये स्लाइटली एसिडिक भी है बेटा और स्लाइटली बेसिक भी है। अगर यहाँ पर 5.8 चलेगा यानी कि सलाइवा का आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने के बाद सलाइवा की पीएच कितना होगा, 5.8 होगा। यानी कि 7 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। 2.2 7 से छोटा है तो एसिडिक, 4.0 7 से छोटा है तो एसिडिक, 6.0 छोटा है तो एसिडिक, 4.5 7 से छोटा है तो एसिडिक, 4.3 7 से छोटा है तो एसिडिक। यहाँ पर देखना 6 से लेकर 8.5 तक है जो पानी का पीएच होता है। 6 से लेकर 8.5 तक वेरी हो सकता है बेटा। जैसे आपका प्योर पानी है तो 7 आएगा, थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर है तो उसमें कहाँ 7 के ऊपर चले जाएगा, थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर है तो किधर आ जाएगा बेटा, 6 की तरफ आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसे डिफाइन नहीं कर सकते, वेरी रह देते हैं। लेकिन पानी प्योर पानी क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, प्योर एकदम सा प्योर। इसका पीएच भी बताऊंगा, 7.4 होता है बेटा। नेक्स्ट अगर हमने NaOH ले लिया, NaOH लेकर हमने क्या कर दिया तो हमें मिला 14 मिला, यानी कि क्या है 14 जो है 7 से बड़ा है और ये क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। और यहाँ पर HCl ले लिया तो हम पीएच कितना मिला, अप्रोक्सीमेटली 0 मिला बेटा। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें कितना मिला, 0 मिला। अगर हमें 0 मिला तो क्या होगा, 7 से छोटा है और क्या है बेटा, एसिडिक है। जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा बेटा, जितनी बड़ी वैल्यू होगी बेटा उतना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो एनसीईआरटी का टेबल दे रखा है, प्योर वाटर और ब्लड का पीएच कितना होता है बेटा, 7.4 होता है। प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक बेस होता है उसका कितना होता है, 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है तो उसका कितना होता है, उसका हो जाता है बेटा यहाँ पर 14 हो जाता है। और जो लेमन जूस होता है उसका कितना हो रहा है, यहाँ पर 2.2 हो रहा है। गैस्ट्रिक जूस यानी कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक में हमारी एसिड रिलीज होती है, HCl गैस्ट्रिक जूसेस है, HCl का कितना हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.2 हो रहा है। यहाँ पर देखना हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ H+ आयन देखेंगे या फिर नंबर ऑफ OH- आयन देखेंगे। अगर हमने एक मोलार हमने
HCl ले लिया और फिर हमने 1 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया। सर ये मोलर का हमें समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो यार, मोलर छोड़ दो। अगर हमने 1 ml क्या ले लिया, 1 ml हमने HCl ले लिया, 1 ml मैंने एसिटिक एसिड ले लिया। आपको बताना पड़ेगा इन दोनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों का क्या करोगे, आप करोगे H+ आयन की कंसेंट्रेशन चेक करोगे। जो ऐसा एसिड जो ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, ऐसा एसिड जो ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ऐसा एसिड जो कम H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो वीक एसिड हो जाएगा। ऐसा बेस जो OH- आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ऐसा बेस जो OH- आयन कम प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ज़्यादा H+, वीक एसिड मतलब कम H+, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ज़्यादा OH-, कम वीक बेस मतलब कम OH- आयन। यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं HCl H2SO4 और वीक एसिड का एसिडिक एसिड दे रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस का यहाँ पर NaOH दे रखा है और यहाँ पर वीक बेस का क्या दे रखा है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी हम क्या कर रहे हैं अपने डेली डे टू डे लाइफ में पीएच का क्या है हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। और जो हमारा पीएच है ना बेटा, प्लांट एंड एनिमल जो है सर्टेन पीएच वैल्यू पर भी क्या जिंदा रह सकते हैं बेटा, सरवाइव कर सकते हैं। वो क्या है बेटा, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देखना प्लांट को अगर ज़्यादा पीएच मिला तो भी वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर कम पीएच मिल गया यानी ज़्यादा एसिडिक नेचर में चला गया तो भी क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम टू सेम एनिमल्स का भी केस होता है बेटा। और जो हमारी बॉडी है ये अच्छी तरीके से कब वर्क कर सकती है, जब हमारा पीएच 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में होगा, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में होगा बेटा। अरे हाँ सर समझ में आ गया है। और जो रेन वाटर होता है उसका भी एक पीएच होता है बेटा। अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो गया है, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो गया है तो ऐसे वाले रेन को हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड रेन कहेंगे। जब भी रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है यानी कि एसिडिक नेचर में चला गया तो एसिड रेन कहेंगे। और यही पानी क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स में चला जाएगा, दरिया में चला जाएगा, समंदर में चला जाएगा बेटा। इस वजह से क्या हो रहा है, जो एक्वेटिक लाइफ है बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स है, उन्हें सबसे बड़ा डैमेज देखने को मिल सकता है। और जो एसिड रेन है बेटा, अगर हमें स्किन पर पड़ेगा तो हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है बेटा। और हमें क्या हो सकता है, यहाँ पर इरिटेशन भी हो सकती है। समझ में आ गएगा बेटा बात। एसिड की रेन हो रही तो आप कैसे सोचो कैसी होगी ज़िंदगी। इसलिए जो है फैक्ट्रीज के जो केमिकल्स हैं ये ऊपर नहीं जाना चाहिए बेटा, समझ में आ गई। यही जो ऑक्साइड है बेटा, और क्या कर रहे हैं, पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एसिड बन रहे हैं। यही एसिड नीचे आ रहा है बेटा, यही एसिड के पानी को हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए क्या है, फैक्ट्रीज का धुएं को सही तरीके से छोड़ना चाहिए बेटा। रेन वाटर की पीएच अगर 5.6 से कम हो गई तो उसे क्या कहेंगे हम, एसिड रेन कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सॉइल पर क्या असर पड़ता है बेटा, यहाँ पर देखना सॉइल पर क्या असर पड़ता है। सॉइल का आप पीएच कैसे चेक करोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले सॉइल उठाओगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे, अच्छे से चेक करेंगे, सारे के सारे सॉइल को रिमूव कर देंगे। जो आपको यहाँ पर फिल्ट्रेट मिला ना, फिल्ट्रेट का पीएच चेक करेंगे तो आपको सॉइल का पीएच इजीली मिल जाएगा बेटा। यहाँ पर देखना सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, 6 से लेकर 7 तक होना चाहिए बेटा, 6 से लेकर 7 तक होना चाहिए। अगर ज़्यादा एसिडिक हो रहा है तो भी सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा बेसिक हो रहा है तो भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इस पर एक अच्छा क्वेश्चन आया बेटा, बताऊंगा मैं। यहाँ पर देखा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या पड़ता है असर। हमारा जो स्टमक है ना बेटा, स्टमक के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बेटा, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज होती है जिसका नाम होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर देखना जब हमारे इनडाइजेशन कंडीशन आ जाएगी, यानी कि जब हमने ज़्यादा कुछ खा लिया है तो क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो जाएगी। ज़्यादा एसिड रिलीज़ होने की वजह से हमें जो पेन एंड इरिटेशन होगा, ऐसी वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इनडाइजेशन कहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं सर, हम क्या करेंगे, इनो यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बेटा, इनो यूज़ करेंगे। सर इनो जो है हमारा क्या होता है बेटा, एंटासिड होता है।
हम क्या करेंगे इस वाले इंडाइजेशन वाली कंडीशन में इनो यूज़ करेंगे। इनो क्या होता है बेटा, हमारा एक एंटासिड होता है। यहाँ पर देखना हमें पेन एंड इरिटेशन के लिए बेसिस यूज़ कर रहे हैं जिनका नाम होता है एंटासिड। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर देखना हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। न्यूट्रलाइजेशन क्या कहते हैं, एसिड के पावर को बेस क्या कर सकता है, नलीफाई कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है बेटा। तो हम क्या, हमारे पेट में क्या बढ़ गई है, हमारे पेट में बढ़ गई है एसिड बढ़ गई है। तो एसिड के स्ट्रेंथ के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एंटासिड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बेस यूज़ कर रहे हैं। बेस का नाम एंटासिड होता है। एग्जाम्पल हम देख लेंगे, एग्जाम्पल हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है बेटा। फिर से कह रहा हूँ, हमारा जो स्टमक है क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। जो इंडाइजेशन होगा ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाएगा। अगर ज़्यादा एसिड रिलीज हो रहा है तो पेन एंड इरिटेशन होगा। पेन एंड इरिटेशन कम करने के लिए हम बेसिस यूज करते हैं जिनका नाम होता है एंटासिड होता है बेटा। और एंटासिड क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को। और जिसका एग्जाम्पल हम एंटासिड का एग्जाम्पल दे सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे सकते हैं, जो कि एक माइल्ड बेस है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना टूथ डीके कैसा होता है। सर हमें टूथ डीके तब होता है जब हमने कुछ खाना हमारा देखो यार, दूध का जो एनिमल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से बना होता है, पेप्टाइड से बना होता है बेटा। यहाँ पर देखना कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से बना होता है बेटा, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इससे बना हुआ होता है। और ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बेटा, जो कि पानी में डिजॉल्व नहीं होता। तो जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया हैं ये क्या करेंगे, शुगर को डिहाइड्रेशन करेंगे, शुगर को डिहाइड्रेशन करेंगे और फूड पार्टिकल को डिहाइड्रेशन करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, उसका पीएच कितना हो जाएगा, 5.5 से नीचे हो जाएगा। यानी कि क्या कर रहे हैं, एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। शुगर को डिहाइड्रेशन करेंगे तो भी एसिड हो रहा है, फूड को डिहाइड्रेशन करेंगे तो भी एसिडिक कंडीशन हो रही है। यानी कि दूध का पीएच कितना हो रहा है, 5.5 से नीचे चला जा रहा है, यानी कि एसिडिक नेचर में चला जा रहा है। तो इसलिए हमें क्या होगा बेटा, टूथ डीके हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, टूथ डीके हो जाएगा। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट क्या होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर होते हैं। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बेस का यूज़ कर रहे हैं। इतनी बात आपको पता चल गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखना सेल्फ डिफेंस में कभी ना कभी तो आपको हनी बी ने काटा ही होगा, या फिर कोई दूसरी बी ने काटा ही होगा, या फिर आपने कभी नेटल के खुजली का जो पत्ता होता है बेटा उसे कभी ना कभी टच किया होगा। तो आपको कैसे वहाँ पर फील होता है बेटा, बड़ा मज़ा आता है सर जब हमें हनी बी काटती है। तो यहाँ पर देखा, जब भी बी काटती है तो क्या रिलीज़ करती है बेटा, फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है। इसी का दूसरा नाम होता है मेथेनोइक एसिड रिलीज़ करती है। क्या रिलीज़ करती है बेटा, मेथेनोइक एसिड रिलीज़ करती है। ये मेथेनोइक एसिड क्या करती है, हमें पेन एंड इरिटेशन होता है इसकी वजह से। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर स्किन पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड बेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा, बेकिंग सोडा लगा देंगे तो हमें पेन एंड इरिटेशन कम हो जाएगा बेटा। या फिर जो नेटल लीव्स होते हैं, खुजली का जो पत्ता होता है, वो भी क्या करते हैं, वो भी मेथेनोइक एसिड को रिलीज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनली क्या करते हैं, डॉग प्लांट जो ऐसा होता है, डॉग प्लांट के जो लीफ को तोड़कर हम क्या करेंगे, अपने स्किन पर लगा देंगे बेटा, अपने स्किन पर लगा देंगे। यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे थे बेटा, बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, डॉग प्लांट यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा बेटा बात। कौन सी एसिड है बेटा, मेथेनोइक एसिड है। यहाँ पर देखना कुछ नेचुरल एसिड दे रखे हैं और यहाँ पर कहाँ पर आप देख सकते हो। इसलिए मैंने कहा था इस चैप्टर में आप रियलिटी लाइफ से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। विनेगर में कौन सा एसिड होता है सर एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। टर्मरिन में टार्टरिक एसिड होता है। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। और यहाँ पर कर्ड जो होता है, सोर मिल्क जो होता है, कर्ड में है लैक्टिक एसिड होता है। और यहाँ पर मिल्क में भी कौन सा होता है बेटा, लैक्टिक एसिड ही होता है। और यहाँ पर लेमन में क्या होता है, कौन सा होता है बेटा, सिट्रिक एसिड होता है। और ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है। एंड स्टिंग में क्या होता है बेटा, मेथेनोइक एसिड होता है। नेटल स्टिंग में भी मेथेनोइक एसिड होता है। मेथेनोइक एसिड का दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड है बेटा। और आपको शॉकिंगली बता दूं मैं, वीनस में जो क्लाउड्स हैं बेटा, वीनस में जो क्लाउड्स हैं वो हमें येलोइश एंड वाइट नेचर में लगेंगे, क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड के बनाए हुए हैं। वीनस में जो क्लाउड्स हैं वाइट या फिर येलोइश कलर में लिखेंगे, क्योंकि जो बेटा वो सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए हैं।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, साल्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। साल्ट जो होता है क्या होता है बेटा, जब भी हम एसिड बेसिस को मिलाते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है, साल्ट कहते हैं हम उसे, या फिर एसिड या फिर बेस को हम क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ मिलाएंगे तब भी हमें मेटालिक साल्ट मिलता है। अरे हाँ सर, जो भी बोला आपने बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर देखना फैमिली ऑफ साल्ट, यानी कि यहाँ पर देखना पोटेशियम सल्फेट कैसे मिला हमें, यहाँ पर एक एसिड रिएक्ट किया एक बेस के साथ। यहाँ पर हमें सोडियम सल्फेट कैसे मिला, एसिड रिएक्ट किया बेस के साथ। कैल्शियम सल्फेट कैसे मिला, एसिड रिएक्ट किया बेस के साथ। मैग्नीशियम सल्फेट कैसे किया, एसिड रिएक्ट करा बेस के साथ। यानी कि जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो क्या मिलता है हमें, यहाँ पर साल्ट मिलते हैं। यहाँ पर साल्ट दे रखे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एसिड एंड बेस दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमें सोडियम कार्बोनेट कैसे मिला, हमने क्या किया, कार्बोनिक एसिड के साथ NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया तो हमें ये मिला। अरे हाँ सर, जो भी बोला आपने बिल्कुल सही बोला। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर फैमिली ऑफ साल्ट कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम फैमिली के, यहाँ पर देखना NaCl KCl जो है वो क्लोरीन साल्ट है बेटा, यानी क्लोरीन के फैमिली के हैं। और NaCl और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो है सोडियम साल्ट है, यानी सोडियम के फैमिली के साल्ट कह सकते हैं। यहाँ पर देखना pH ऑफ साल्ट दे रखा है, यानी कि जो न्यूट्रल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना ध्यान से देख यार, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो न्यूट्रल साल्ट मिलेगा हमें। अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाया है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एसिडिक साल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एसिडिक साल्ट मिलेगा। अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड मिलाया है तो बेसिक साल्ट मिलेगा। ये वाली बात आप याद रखेंगे। एंड इसका न्यूट्रल का pH एग्जैक्टली 7 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, <7 हो जाएगा, इसका <7 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बेटा बात। यहाँ पर देखना सोडियम क्लोराइड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है तो इसका pH कितना आ जाएगा बेटा, pH एग्जैक्टली इक्वल टू न्यूट्रल आ जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट दे रखे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। या फिर से देखा, मैं फिर से कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड अब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलेंगे तो न्यूट्रल मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ मिलेंगे तो एसिडिक मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस जब वीक एसिड के साथ मिल रहे हैं तो बेसिक मिलेगा। इसका pH 7 होगा, इसका <7 होगा, इसका <7 हो जाएगा। नेक्स्ट केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट के कुछ केमिकल, कॉमन साल्ट मतलब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहता हूँ टाटा साल्ट कहता हूँ। क्या कहता हूँ बेटा, टाटा साल्ट कहता हूँ। यानी कि NaCl जो है बेटा हमारा कॉमन साल्ट है, ये सबके घर में होता है बेटा, आपके घर में भी होगा। जो आप कुकिंग में यूज़ करते हैं ना साल्ट, उसी का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड को हम कैसे करते हैं, सी वाटर में से सेपरेट कर लेते हैं बेटा, एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, उस पर हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर देखना बड़े जो साल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं ये बहुत जगह पर पाए जाते हैं। ये जो ब्राउन कलर में होते हैं बेटा, मेजॉरिटी केसेस में क्या होते हैं, ब्राउन कलर में इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में होते हैं, इसे हम रॉक साल्ट कहते हैं। फिर से कह रहा हूँ, जो बड़े क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड साल्ट के, जो बहुत जगह पर पाए जाते हैं, जो ब्राउन कलर की इम्प्योरिटीज़ में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रॉक साल्ट कहते हैं। रॉक साल्ट को क्या करते हैं, माइनिंग किया जाता है। जैसे हम सोना को माइन करके निकालते हैं ना बेटा, गोल्ड को जैसे माइन करके निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पर रॉक साल्ट को भी काट कर निकाल देते हैं। कॉमन साल्ट के यूजेस क्या क्या हैं बेटा, इसे यहाँ पर हम कुकिंग में सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसे हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा बनाने में यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर देख लेना, हम क्लोरअल्काली प्रोसेस पढ़ेंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर NaOH के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सर हमें NaOH कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखना, हमने क्या कर दिया, कॉमन सॉल्ट ले लिया। हमने क्या ले लिया, कॉमन सॉल्ट ले लिया, और इसे हमने बहुत ज़्यादा हीट किया और इसे मोल्टन फॉर्म में लेके आ गए। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, मोल्टन सॉल्ट नहीं बेटा, हमने क्या किया, यहाँ पर पानी के साथ मिला लिया। यहाँ पर क्या कर लिया, हमने एक्वस सोल्यूशन बना लिया इसका। सोडियम क्लोराइड का जब हमने एक्वस सोल्यूशन बना लिया है, इसी एक्वस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना, हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, पानी के साथ मिला लिया, एक्वस सोल्यूशन बना लिया। इसी एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। जब हम इसमें कुछ ऐसा सेटअप बना लेंगे, सेटअप बनाने के बाद एक जगह एनोड एक जगह कैथोड लगा देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से हम ब्राइन सोल्यूशन को भेजेंगे और यहाँ से क्या करेंगे,
जो बचा हुआ कंपाउंड को वापस जाने के लिए छोड़ देंगे। ब्रेन सोल्यूशन को भेज रहे हैं, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया। जो भी मेरे पास एनोड था, एनोड के पास क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी, कैथोड के पास से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जो बचा हुआ कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यानी कि NaCl को एक्वस फॉर्म में पानी के सोल्यूशन में हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, तो NaOH बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस जो होगी वो एनोड से निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जो होगी कैथोड से निकलेगी। और ये आंसर जो भी आपने बोला बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर देखना NaOH को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, डिक्रीजिंग मेटल्स में यूज़ कर सकते हैं, सोप या फिर डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पेपर मेकिंग या फिर आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्विमिंग पूल में वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और PVC बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पेस्टिसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूल की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे ऐसे सब चीज़ों में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बेटा। तीनों के तीनों यूजर्स को ध्यान से पढ़ लेना। और यहाँ पर देखना ब्लीचिंग पाउडर, हमारा नेक्स्ट सॉल्ट क्या है बेटा, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ लिया, नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ रहे हैं। सर ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर जो हमें यहाँ से गैस मिली थी, क्लोरीन गैस मिली थी, इसी क्लोरीन गैस को हम क्या कर रहे हैं, स्लेक लाइम के ऊपर से पास कर रहे हैं। स्लेक लाइम का मतलब क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास कर रहे हैं। क्लोरीन गैस जो हमें मिली थी वहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने पास कर दिया, यहाँ पर स्लेक लाइम के ऊपर पास किया, तो हमने क्या मिला बेटा, एक हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल गया यहाँ पर, ये इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर होता है। सर हमने इसे कैसे बनाया, जो क्लोरीन गैस ब्रेन सोल्यूशन से मिली थी उससे हमने क्या कर दिया, स्लेक लाइम पे से पास कर दिया। स्लेक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो हमें क्या मिला बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल गया बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल गया प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर यूजर्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर हम कहाँ यूज़ करेंगे, सर हम ब्लीचिंग पाउडर कॉटन या फिर लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे, वुड पल्प इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे, पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ करेंगे, और फिर हम कहाँ यूज़ करेंगे, जो क्लॉथ वॉश करते हैं ना बेटा, क्लॉथ लॉन्ड्री इसमें यूज़ करेंगे, या फिर इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री में। और फिर हम इसे ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपने पानी को जम फ्री बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अरे सर हमें समझ में आ गया है, इन सारे का यूजर्स आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ सब जगह पर यूज़ कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट हम थर्ड सॉल्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बेकिंग सोडा। सर बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर कॉमन सॉल्ट लेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, उसमें अमोनिया डालेंगे, सारे के सारे आपको रिएक्टेंट याद रखना है। कॉमन सॉल्ट लेंगे, वाटर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, अमोनिया लेंगे, सबके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा यहाँ पर देख लेना एक नॉन करोसिव बेसिक साल्ट होता है, यहाँ पर देखना बेसिक साल्ट है, इनके pH इसका 7 से ज़्यादा होगा। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, कुकिंग के टाइम पे हमने हीट किया, तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। और हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सर हम इसे क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ सर मज़ा आ गया देख के। नेक्स्ट हम इसे कहाँ पर यूज़ करते हैं, अपने कुकिंग को फास्ट बनाने के लिए, यानी आपको जल्दी कुकिंग करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डिफरेंस होता है बेटा। बेकिंग पाउडर क्या होता है, अगर आपने बेकिंग सोडा को किसी एडिबल एसिड के साथ, जैसे कि आपने टार्टरिक एसिड के साथ मिला लिया, तो क्या बन जाएगा बेटा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। बेकिंग पाउडर हम क्या करेंगे, जब हम बेकिंग पाउडर को मिक्स करेंगे, यहाँ पर देखना बेकिंग सोडा को हम क्या कर रहे हैं, एसिड के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर बेकिंग पाउडर मिलेगा। और इसके साथ क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर बेकिंग पाउडर के साथ साथ हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे जो ब्रेड और केक है बेटा, इसे क्या बनाता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देता है। और इसे किस में यूज़ करेंगे सर, इंग्रेडिएंट एंटासिड में यूज़ करेंगे, एंटासिड में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बेटा,
सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग को बुझाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ पढ़ेंगे, यहाँ पर वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे बेटा। वॉशिंग सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सर इसे हम कैसे बनाएंगे? सर इसे हम बनाएंगे NaCl। ये जो होता है बेसिक साल्ट होता है बेटा, बेसिक साल्ट होता है। NaCl को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया यानी बेकिंग सोडा बना लिया। इसे हमने हीट कर दिया तो क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट बन गया। सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करेंगे? 10 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करेंगे? 10 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। इसी का दूसरा नाम होता है वॉशिंग सोडा। तो हम इसके यूजेस क्या क्या हैं बेटा? इसे कहाँ यूज़ करेंगे? ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। इसे सोडियम कंपाउंड जैसे बोरैक्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे। बोरैक्स की इमेज यहाँ पर दे रखी है। बोरैक्स एक वाइट कलर का सोडियम कंपाउंड होता है बेटा, इतना याद रखना। या फिर इसे क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ करेंगे। क्लीनिंग एजेंट की तरह वॉशिंग सोडा को तो क्लीनिंग में तो यूज़ करेंगे। या फिर हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर जो होता है ना बेटा, जो आपका बोर का पानी आप कह सकते हो, जिसमें जो है दूसरे आयन्स होते हैं बेटा, आयन्स को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा? यहाँ पर वॉशिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं बेटा। हार्ड वाटर मतलब जो भी आपका ऐसा पानी जिसमें सोप डिसॉल्व नहीं हो सकता, आप समझ सकते हैं, और उसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब होता है बेटा। ऐसे वाले पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं। ऐसे वाले पानी को हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर को अच्छा पानी बनाने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गए होंगे बेटा बात। यूजर्स आपको अच्छे से पता करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, आपको मैं एक्सपेरिमेंट दूंगा, आप अपने घर पर ट्राई कर लेना बेटा। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक काम करना है, शुगर के क्रिस्टल्स लेना है। क्या करना है बेटा? शुगर के क्रिस्टल्स लेना है। शुगर के क्रिस्टल्स को लेकर उसमें पानी ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करेंगे आप उसे हीट करेंगे। डायरेक्ट आप उसे क्या करेंगे? हीट करेंगे। 10 से 20 मिनट के बाद आप देखोगे कि वो क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। सर एक बात हमें समझ में नहीं आती, हमने तो उसमें कोई भी लिक्विड नहीं ऐड किया, ना तो हमने पानी ऐड किया, फिर लिक्विड कहाँ से मिला हमें? इसलिए मिला क्योंकि बेटा जो शुगर के क्रिस्टल थे ना, उसमें अंदर ही पानी था। उसमें क्या था? अंदर ही पानी था। ऐसे पानी को हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को ले रहे हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को ले लिया हमने, और फिर हमने क्या कर दिया? इसे हीट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम इसे हीट करते गए तो हमें वाइट कलर में दिखना शुरू हो गया। जैसे जैसे हमने इसे हीट किया तो वाइट कलर में दिखना शुरू हो गया। जब ये वाइट कलर में दिख रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे? और थोड़ा इसमें जब वाइट कलर दिखना शुरू हो गया तो हम इसमें फिर से पानी ऐड करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे हमने पानी ऐड किया फिर से ब्लू कलर हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें तो हमने पहले पानी नहीं डाला था तो ये वाइट कलर में कैसे टर्न हो गया? क्योंकि ये जो क्या कर रहा था, पानी को लॉस कर रहा था। पानी को क्या कर रहा था? लॉस कर रहा था और वाइट कलर में आ जा रहा था। फिर से हमने जब इसमें पानी को ऐड किया तो फिर से ब्लू हो गया। यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐसा है। देखो यहाँ पर देखो बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर जो पानी होता है ना बेटा, उसे हम क्या कहेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट। यानी कि साल्ट के अंदर जो पानी अकोमोडेट होता है उसे हम क्या कहेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे बेटा। जैसे यहाँ पर देखो, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट के जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल था उसका एक्चुअल फार्मूला होता है CuSO4.5H2O बेटा। यानी कि 5 मॉलिक्यूल इसमें पानी के अंदर से मौजूद थे बेटा। और यहाँ पर देख लेना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में 10 पानी के मॉलिक्यूल से। अब नेक्स्ट कंपाउंड आप पढ़ोगे जिप्सम, जिसमें क्या होता है बेटा? जिप्सम में कितना पानी का मॉलिक्यूल होता है? 2 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं बेटा। समझ में आ गया होगा बेटा बात। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें जिप्सम जो होता है इसका फॉर्मूला ये होता है, हमने क्या कर दिया यहाँ पर जिप्सम को ले लिया और इसे 378 केल्विन में यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया और इसे हमने क्या कर दिया? बर्न करना शुरू कर दिया। जब हम इसे बर्न करेंगे, ये जो जिप्सम था, जिप्सम के अंदर का पानी क्या हो जाएगा बेटा? इवापोरेट हो जाएगा। जिप्सम के अंदर का पानी जब इवापोरेट हो जाएगा तो ये वाइट कलर का कंपाउंड मिल जाएगा जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहेंगे बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। इसका जो नाम होता है बेटा, केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहेंगे। सर हेमी क्यों है? क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यहाँ पर हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। अरे सर हमने क्या कर दिया? जिप्सम को ले लिया,
3 केल्विन में हमने बन किया तो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और क्या बन जाएगा, व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा। उसी व्हाइट कलर के पाउडर का हम क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, जिसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसे पानी के साथ हम फिर मिलाएंगे। अगर हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाएंगे फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है बेटा, हार्ड सॉलिड होता है बेटा। समझ में आ गया होगा आपको, ये क्या होता है, हार्ड सॉलिड मास हो जाता है जिप्सम। इसलिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ नहीं मिलाना है। अब यहाँ पर देखना यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स थे बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स थे, इसमें का क्या हो गया, 1.5 मॉलिक्यूल उड़ गया है पानी, यानी ऑपरेट हो गया है, बचा कितना, हाफ मॉलिक्यूल बचा है। अगर हमने फिर इसमें 1.5 मॉलिक्यूल वाटर को ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स होगा, यानी कि जिप्सम होगा। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यूजर्स ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होंगे बेटा, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहाँ यूज़ करेंगे, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर जो होता है ना बेटा, हड्डियों का डॉक्टर क्या करता है, आपको यहाँ पर वाइट सीमेंट लगा देता है, उसी का नाम क्या होता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और यहाँ पर टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पर डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर या फिर सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जल्दी से देखना यार, एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, यहाँ तक तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिटमस के प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेना। लिटमस जो होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। यहाँ पर इंडिकेटर की कहानी दी गई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ से ये वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, यहाँ से देखना, एसिड बेसिस इन लेबोरेटरी, अल्फेक्टिव इंडिकेटर का यहाँ पर दे रखा है और इसकी एक्टिविटी भी दे रखी है बेटा, यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट यहाँ से हाँ, यहाँ से देख लेना, हाउ डू एसिड रिएक्ट विद बेस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बेटा, पढ़ लेना। और ये फिगर भी याद रख सकते हो बेटा, यहाँ पर किसी को एक को क्या कर देगा, एक्स नाम दे देगा, आपको यहाँ पर पता करना है, ए नाम दे देगा, बी नाम दे देगा, सी नाम दे देगा। ऐसे वाले केसेस भी आ सकते हैं बेटा एग्जामिनेशन में। और फिर यहाँ पर जनरल रिएक्शन दे रखी है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, साल्ट की डेफिनेशन भी यहाँ पर दे रखी है बेटा, पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ से आप क्या पढ़ सकते हो, बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक ही रिएक्शन दे रखी है पूरी एनसीईआरटी में, इस वाली रिएक्शन को अच्छे से याद रख लेना बेटा, और ये एक्टिविटी भी याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट यहाँ से जो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, अच्छी खासी एक्टिविटी है बेटा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है, अच्छे से याद रख लेना बेटा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वाले सारे रिएक्शन को आप क्या करेंगे, विद बैलेंसिंग के साथ याद रखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा बेटा। यहाँ से क्या दे रखा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके डिफरेंट फॉर्म दे रखे हैं और यहाँ पे जनरल रिएक्शन दे रखी है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, यहाँ पर देखना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा, अच्छी रिएक्शन है बेटा, बार बार एग्जामिनेशन में आती है। एक्टिविटी चाहे तो आप याद रख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो ना, अगर एसिड के स्ट्रेंथ को घटाना है तो बेस यूज़ करेंगे, बेस के स्ट्रेंथ को घटाना है तो एसिड यूज़ करेंगे। यानी जैसे पिंक से क्या हो रहा था, कलरलेस हो रहा था, कलरलेस से पिंक हो रहा था बेटा, यहाँ से याद रख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दे रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का और यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। यहाँ पर क्या है बेटा, जनरल रिएक्शन दे रखी है, ये वो भी आप याद रख सकते हैं बेटा। ये वाली रिएक्शन अगर आप याद रखेंगे बेटा तो आपको जो है कार्बन एंड इस कंपाउंड में यूज़ होगा बेटा, ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है और ये वाली रिएक्शन भी आपको कार्बन इस कंपाउंड में यूज़ होगी। ये वाली रिएक्शन मतलब कि आपको बेस प्लस मेटल वाली रिएक्शन भी आपको कार्बन इस कंपाउंड में यूज़ होगी बेटा। यहाँ पर देख लेना नेक्स्ट क्या है बेटा, ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अच्छी खासी एक्टिविटी है बेटा, यहाँ पर ये भी याद रख लेना। यहाँ पर देखो ये वाले चैप्टर में मैक्सिमम एक्टिविटीज आएंगे और नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है बेटा वहाँ से भी मैक्सिमम एक्टिविटीज आएंगे और पहले वाला जो चैप्टर था वहाँ से मैक्सिमम एक्टिविटीज आएंगे बेटा। ये तीनों चैप्टर जो है बेटा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है बेटा, तीनों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ पूछने के चांसेस होते हैं। और यहाँ से मतलब यहाँ से तो कम ही समझो, जो आप केमिकल रिएक्शन है वहाँ से डेफिनेटली एक तो एक्टिविटी के ऊपर सवाल आएगा। यहाँ से थोड़े कम चांसेस होते हैं लेकिन चांसेस है बेटा। यहाँ से सारे के सारे एक्टिविटी पढ़ के चले जाना। एक्टिविटी से नहीं तो थ्योरी से पूछ लेगा सवाल, जिसके रिलेटेड एक्टिविटी भी हो जाएगा। एक्टिविटी कर लोगे तो आपका ब्रेन का पावर बढ़ जाएगा बेटा। एक्टिविटी करके जाना, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड दे रखा है, जनरल रिएक्शन याद रखेंगे। एक ही एग्जाम्पल है बेटा, एक ही एग्जाम्पल याद रखेंगे।
और यहाँ पर भी सेम है बेटा, एक ही एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पर जनरल रिएक्शन नहीं लिखी है, आप लिख लेना नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस क्या दे रहा है आपको, साल्ट एंड वाटर दे देगा, साल्ट एंड वाटर दे देगा। और यहाँ पर एक ही रिएक्शन है बेटा, अच्छी खासी रिएक्शन है, याद रख लेना। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। सारे क्वेश्चन करा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ से देखना, यहाँ से जो कॉमन इन एसिड बेसेस है, फिगर याद रखना बेटा, एक्टिविटी याद रखना, ग्लूकोज और यहाँ पर ग्लूकोज अल्कोहल क्यों नहीं करते और HCl और H2SO4 क्यों करते हैं, वो वाली चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। और यहाँ से देखना किस वाले एसिड में कौन सा कैटायन कौन सा आयन प्रेजेंट है, यहाँ पर दे रखा है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, H+ वो दे रखा है, और बेसिक के लिए OH- वो दे रखा है। यहाँ पर एक्टिविटी अच्छी है बेटा, याद रख सकते हैं इसे। और यहाँ पर व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सोल्यूशन, यानी कि वाटर में जब हम डालेंगे, ये वाला एक्टिविटी से ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पर देखो ड्राई HCl के साथ क्यों नहीं हो रहा था, वेट HCl के साथ क्यों हो रहा है, और विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर, ऐसे वाले सवाल आ सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से हाइड्रोनियम आयन का पूछ सकता है बेटा, और बेसिस में OH, तो यहाँ पर सिंपल है। अल्कालिस क्या होती है बेटा, अच्छा खासा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा बच्चे गलती कर सकते हैं। अल्कालिस याद रखना बेटा, बहुत 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 ज़रूरी क्वेश्चन है बेटा, अल्कालिस क्या होती है याद रखना। नेक्स्ट यहाँ से जो है बेटा, यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन है, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से डाइल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डाइल्यूशन किसे कहते हैं, एसिड में पानी डालना सही होगा या फिर पानी में एसिड डालना सही होगा, और क्यों सही होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। यहाँ से देख लेना बेटा, यहाँ से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा खासा क्वेश्चन है बेटा, कभी भी छोड़कर मत जाना। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन मैं करा दूंगा। यहाँ पर pH के ऊपर ऐसे वाली थ्योरी आपको नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाला फिगर समझ लेना है, ऐसे बढ़ेगा ऐसे घटेगा, यहाँ से देखना ऐसे इंक्रीज होगा ऐसे डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ से OH बढ़ेगा, यहाँ से H+ बढ़ेगा, न्यूट्रल 7 होगा, 0 होगा, 14 होगा, ये वाले सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो। इस फिगर को देखकर सारी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो भी काम आपका चल जाएगा। यहाँ से टेबल में आप फिल कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी मैंने टेबल फिल करा दिया है, नोट्स आपने अच्छी तरह से लिख लिया तो टेबल आपका हो जाएगा। और ये वाला अच्छा खासा फिगर है बेटा, यहाँ से याद रख लेना, सारे के सारे pH वैल्यूज आप यहाँ से याद रख सकते हैं बेटा, इस वाले टेबल से नहीं याद रखेंगे, यहाँ से याद रखेंगे तो भी काम बन जाएगा बेटा आपका। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, वो वाला आ जाएगा, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना, H+ आयन की कंसनट्रेशन कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, वो नहीं है बेटा। यहाँ पर क्या है, हाँ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर दे रखा है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस दे रखा है यहाँ पर, और इंपॉर्टेंस ऑफ pH दे रखा है बेटा। यहाँ से मैक्सिमम चांसेस होता है क्वेश्चन आपके पेपर में अटकेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। यहाँ से सबसे पहले प्लांट्स एंड एनिमल्स का दे रखा है, एसिड रेन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बेटा, एसिड रेन पढ़ लेना यहाँ से। एक सॉइल इन बैकयार्ड, जो हमारी सॉइल होती है बेटा, यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन आएगा बेटा, कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे थ्योरी बहुत छोटी दे रखी है बेटा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, थ्योरी को उड़ाकर आप एप्लीकेशन थिंकिंग कर सकते हो बेटा। और यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंटासिड किसे कहते हैं, हमारे स्टमक में कौन सी एसिड रिलीज होती है, इंडाइजेशन में कंडीशन क्या होती है, और यहाँ से कौन सी एसिड रिलीज हो रही है, कौन सा हम यहाँ पर सब्सटेंस यूज़ करेंगे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एंटासिड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर माइल्ड बेस यूज़ कर सकते हैं। टूथ डीके कैसा होता है और इसे क्यूर कैसे किया जा सकता है, वो वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है बेटा। pH कितना होना चाहिए और किस सब्सटेंस से बना हुआ है, ये वाला सवाल आ सकता है। और यहाँ पर देखना pH किससे कम हो जाएगा तो आ जाएगा, और यहाँ पर टूथपेस्ट हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, वो आ जाएगा बेटा। सेल्फ डिफेंस वाले यहाँ पर देखना, सेल्फ डिफेंस में आपको यहाँ पर कौन सी एसिड है बेटा वो पूछा जाएगा, कौन सी एसिड है बेटा। यहाँ पर नेटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड है, जो पेन एंड इरिटेशन होते हैं जिसकी वजह से, इसके लिए हम रेमेडी क्या यूज़ करते हैं बेटा, माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये वाला टेबल अच्छा खासा है बेटा, अच्छा खासा टेबल है, कभी भी छोड़कर मत जाना। यहाँ से इस टेबल से आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल आने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। क्वेश्चंस में करा दूंगा। साल्ट्स पे आ जाएंगे। साल्ट की जो पहले की थ्योरी है कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। pH ऑफ साल्ट आप यहाँ पर जो जितना भी मैंने नोट्स में पढ़ा रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा, यहाँ तक आप नोट से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखना एनसीईआरटी यहाँ से देखना, यहाँ से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करनी है। कॉमन सॉल्ट जो है उसे क्या कहते हैं, और डिफरेंट सब्सटेंस में किस किस सॉल्ट बनाने में यूज़ आएगा, यहाँ से आएगा। यहाँ से बहुत कम है बेटा चांसेस क्वेश्चन आने के।
और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या आएगा बेटा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में आएगा। क्लोर अल्कली प्रोसेस के ऊपर आ जाएगा सवाल। एनोड में कौन सी गैस, कैथोड में कौन सी गैस, कौन सा सोल्यूशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर, यहाँ पर अप्लाइड आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में सवाल कैसे आ सकता है बेटा, इसके सबसे पहले यूजर्स, सारे के सारे कंपाउंड्स के आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर भी यूजर्स लिखे हुए हैं फिगर में, आप यहाँ पर यूजर्स देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं यूजर्स। ब्लीचिंग पाउडर में देखना बेटा, ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो प्रिपेयर हो जाता है। इसका केमिकल फार्मूला पूछ सकता है, केमिकल नेम पूछ सकता है, या फिर उल्टा भी पूछ सकता है, केमिकल नेम दे देगा, आपको कॉमन नेम बताना पड़ेगा। ऐसे वाले सवाल भी आ जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पर कौन सी गैस पास करेंगे तो क्या होगा, और कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो क्लोरीन गैस पास करने पर मिलेगा, ऐसे वाले सवाल आएंगे। और यूजर्स तो बेटा हर एक का यूजर्स आप याद करके चले जाना बेटा, यूजर्स के ऊपर मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। और बेकिंग सोडा बेटा, बेकिंग सोडा यहाँ पर देख लेना, बेकिंग सोडा में इसे प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखेंगे। और यहाँ पर देखना इसे हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये वाली चीज़ आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर इसके यूजर्स क्या क्या हैं, यूजर्स सारे के सारे पता कर लेना। और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में फ़र्क होता है बेटा, इस बात का खास ख्याल रखें। हम यहाँ पर कौन सी एसिड यूज़ करते हैं, एडिबल एसिड जैसे कि टार्टारिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर सारे के सारे यूजर्स क्या कर लेना है, यहाँ पर पढ़ लेना बेटा। वॉशिंग सोडा में देखो, यहाँ से देखो साल्ट में कॉमन नेम, केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सब सारे के सारे साल्ट के। वॉशिंग सोडा में भी सेम टू सेम सवाल आएगा बेटा, कॉमन नेम, केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम। यहाँ से देखो इसे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट इसके यूजर्स बेटा, यूजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे यूजर्स आप पढ़ के चले जाना। और यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से कैसे आएगा बेटा, एक्टिविटी अच्छी खासी है बेटा, एक्टिविटी अच्छे से पढ़ लेना ये वाली एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ से सवाल आने के चांसेस होते हैं। और यहाँ से क्या आएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं हम, वो वाला सवाल आ सकता है, बस बेटा उतना आएगा। एग्जाम्पल दे के समझाओ, मतलब आप कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आ गए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैसे सवाल आएगा, कॉमन नेम आएगा, केमिकल नेम आएगा, केमिकल फार्मूला पूछेगा, किस सब्सटेंस से हम बना रहे हैं, गिप्सम से बना रहे हैं। अगर हमने गिप्सम में पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन लिख देंगे। और इसके यूजर्स पे सवाल आ जाएगा बेटा, यूजर्स पे सवाल आ जाएगा बेटा, सारे सवाल मैं करा दूंगा। यहाँ पर एक्सरसाइज इंटेक्स आपको सॉल्व करने हैं। और यहाँ पर देख लेना, सबसे पहला सवाल है, अच्छा सवाल है बेटा, मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे बेटा इस सवाल में। यहाँ पर देख लेना बेटा, सवाल ये कह रहा है कि आपके पास कहते 3 टेस्ट ट्यूब थे बेटा। कितने टेस्ट ट्यूब थे, एक टेस्ट ट्यूब में क्या था, वाटर था, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या था, बेस था, तीसरे टेस्ट ट्यूब में क्या था, एसिड था। और मैंने आपको नाम नहीं बताए तीनों के तीनों सेम दिख रहे हैं। आपको मैंने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया है, आपको बताना है कि इसमें से वाटर कौन सा है, बेस कौन सा है, एसिड कौन सा है। अब यहाँ पर बच्चा क्या गलती करेगा ना, उसके पास 2 होते हैं लिटमस पेपर तो ईजिली कर देता क्वेश्चन, लेकिन इसके पास 1 है तो क्या करेगा, यहाँ पर देख 3 टेस्ट ट्यूब थे, तीनों में रेड लिटमस पेपर को डालेगा, फर्स्ट में डालेगा, सेकेंड में डालेगा, थर्ड में डालेगा। अगर जिस सोल्यूशन में डालेगा अगर रेड से ब्लू हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो उसे क्या कर देगा, तो साइड में कर देगा। अब बचे तेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब, अब तेरे पास कौन से कलर का है बेटा, यहाँ पर रेड से ब्लू हो गया। अब तो क्या करेगा, दोनों में डालेगा, दोनों में डालने के बाद जो एसिड होगा ना उसमें से वो क्या हो जाएगा, फिर से इसे ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। यानी क्या कर देगा बेटा, नहीं यार उल्टा बोल दिया, फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन था बेटा, यहाँ पर देख क्वेश्चन था, तेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब थे, एक पानी था, एक एसिड था, एक बेस था, और तेरे पास रेड लिटमस पेपर था। क्या था बेटा, रेड लिटमस पेपर था। तीनों में डुबोया तो तीनों में डुबोने के बाद तुझे क्या मिल गया, यहाँ पर देख, तीनों में डुबोने के बाद तुझे क्या मिला, पहले में डुबाया, तीसरे में डुबाया, चौथे में डुबाया, तीसरे में डुबाया बेटा। और तीनों में से जो भी रेड से ब्लू को कन्वर्ट कर दिया, रेड से ब्लू को कन्वर्ट किया, मतलब कि बेस था उसे साइड में कर देगा। बचे तेरे पास 2 को तू क्या करेगा बेटा, 2 में भी क्या करेगा, डिप करके देखेगा। अगर वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा, एसिड हो जाएगा, यानी तो एसिड को असाइड कर देगा। और जो बचा हुआ है पानी है। सवाल समझ में आया कि नहीं, अच्छा खासा सवाल है बेटा, ध्यान से कर लेना बेटा। नेक्स्ट जो कार्ड है, सोर्स सब्सटेंस है, उन्हें हम ब्रास में नहीं रख सकते या फिर कॉपर वेसल में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि बेटा ये जो होते हैं ना, इनमें एसिड होता है, ये एसिड इन मेटल के साथ रिएक्ट कर देता है और जो है डेंजरस साल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा, जो खाने के लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। यहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट होती है जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन गैस होती है। यहाँ पर हमें एक्टिविटी के साथ समझाने को कह रहा है, तो सारी की सारी हम एक्टिविटी लिख देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक की।
नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक मेटालिक कंपाउंड ए था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाला तो हमें प्रोड्यूस एफरसेंस मिल गया, यानी कि एफरवेसेंस मिल रहा है। तो कौन सा होगा बेटा, यहाँ पर देख लेना। और यहाँ पर कहा गया है अगर एक कंपाउंड उसमें से कैल्शियम क्लोराइड है तो हमें उसे बैलेंस इक्वेशन लिखनी। कैल्शियम क्लोराइड मिल गया हमें, कौन से सब्सटेंस को HCl में डालने के बाद कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को HCl में डालेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिल जाएगा। ठीक है सर। वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ पर देखना ग्लूकोज जो अल्कोहल होते हैं वो एसिडिक शो नहीं करते हैं, ये दोनों शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें H+ion प्रोड्यूस होते हैं, इनमें H+ion प्रोड्यूस नहीं होते। नेक्स्ट यहाँ पर देखना एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट। यहाँ पर देखना एक्वस सोल्यूशन जो होती है एसिड की इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती है, क्योंकि उसमें H+ion जो होते हैं रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखना, वाई डज द ड्राई HCl में जो कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि उसमें H+ion ही प्रोड्यूस नहीं है। H+ion प्रोड्यूस होने के लिए एक्वस कंडीशन होनी चाहिए। डाइल्यूटिंग करने के लिए एसिड के लिए हर वक्त कहा जाता है कि आपको पानी में एसिड डालना है, ना कि एसिड में पानी डालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा, बीकर जो है फूट जाएगा और एसिड हमारे ऊपर भी पड़ सकती है बेटा। ये देखना बेटा, हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स अफेक्टेड बाय द सोल्यूशन ऑफ एसिड डाइल्यूटेड। अगर हमने एसिड को क्या कर रहे हैं, हम पानी मिला रहे हैं, एसिड में क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि जो H+ के आयन है वो भी कम हो रही है। यानी हम क्या कर रहे हैं, एसिड की कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं। अगर एसिड की कंसंट्रेशन घटेगी तो हाइड्रोनियम आयन की भी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, घटेगी बेटा। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब हमने क्या कर रहे हैं, बेस में और बेस ऐड करते जा रहे हैं। बेस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर रहे हैं। बेस को हमने क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेस को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। पहले से OH थे और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसमें बेस डाल रहे हैं यानी कि OH आयन सी डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी बेटा। हमारे पास दो सोल्यूशन थे, A एंड B थे। A का जो pH है 6 था, B का जो है 8 था। इसमें से हमें बताना है किसकी हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक कौन सा है बेटा, जो 7 से छोटा है, यानी कि सोल्यूशन ये जो है हमारे पास जो है ज़्यादा एसिडिक होगा बेटा और ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इसमें OH आयन ज़्यादा होंगे, इसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे। व्हाट डज द इफेक्ट ऑफ H+ आयन्स हैव इन नेचर। हम यहाँ पर H+ आयन से क्या बता सकते हैं, जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे उतना एसिडिक होगा, जितने कम H+ आयन होंगे उतना बेसिक होगा, वो बता सकते हैं। नेक्स्ट डू बेसिक है, यहाँ पर देखना जो बेस के पास H+ आयन होते हैं क्या, हाँ सर होते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं। OH आयन की कंसंट्रेशन के मुकाबले H+ आयन की कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं होती बेस में। समझ में आ गए होंगे बेटा, OH आयन बहुत ज़्यादा होते हैं और H+ आयन भी होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। यहाँ पर देखना ये वाला क्वेश्चन है, ये क्या है बेटा, एक जो है फार्मर को सजेस्ट किया गया कि तुम क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड डालना अपने एग्रीकल्चर फील्ड में और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना या फिर चॉक डालना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट डालना। इसका मतलब ये है कि हम किस कंडीशन में, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, बेस हैं, किस कंडीशन में हम सॉइल में बेस ऐड करेंगे, जबकि सर एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस को डालेंगे। यानी कि जब जो सॉइल होगा उसमें एसिड की नेचर बढ़ गई है तो हम क्या करेंगे, उसमें बेस डालेंगे। तीनों के तीनों बेस थे। ये वाला सवाल अच्छा खासा है बेटा, याद रख लेना। और यहाँ पर कॉमन नेम पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर है डायरेक्ट। नेम द सब्सटेंस जिस पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करने से ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा था, वो सब्सटेंस है बेटा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। नेम द सोडियम कंपाउंड यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या कहा गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, इसकी इक्वेशन लिखनी है, लिख देंगे। और यहाँ पर हमें क्या बनाना, इक्वेशन बतानी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी वाटर की, तो ये वाली इक्वेशन जो एनसीईआरटी में गिवन थी लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है बेटा, अगर रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी pH कितनी होगी। अगर रेड से ब्लू हो रहा है यानी क्या है, बेसिक है। बेसिक इसमें से कौन सी है, जो 7 से बड़ी वैल्यू है, 7 से बड़ी वैल्यू 10 है।
यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए था मुझे। एक्सेल जो होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। जो एक का ऊपर का जो होता है ना बेटा सरफेस, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। और कौन सा सॉल्यूशन एक्सेल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, लाइम वाटर में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम एसिड को ऐड करेंगे। एसिड कौन सा है बेटा, एसिड हमारे पास बी है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मेटालिक कार्बोनेट के साथ जब हम एसिड को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, गैस मिलेगी। जो गैस क्या करेगी बेटा, मिल्क की अपीयरेंस में टर्न कर देगी। और यहाँ सर जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट 10 ml का देखो यहाँ पर है, यहाँ पर देखो 10 ml मैंने बेस लिया। 10 ml का बेस जो है 8 ml एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। 10 ml का बेस जो है 8 ml का एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो 20 ml का जो बेस है कितने ml का एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है सर, 10 जो है 8 को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जो 20 जो होगा वो 16 को न्यूट्रलाइज करेगा। डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगाएंगे, आंसर डी बना देंगे। यहाँ पर देखना ऐसे, हाँ यहाँ पर देखना, यहाँ पर कहा गया इंडाइजेशन के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो एंटासिड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बैलेंसिंग इक्वेशन करनी थी तो आप कर लोगे यहाँ से। नेक्स्ट हमें बतानी है कि जो हमारे पास ग्लूकोज एंड अल्कोहल होते हैं वो है ना एसिड की कैटेगरी में क्यों नहीं आते, क्योंकि उसमें H+ आयन रिलीज नहीं होता। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा बेटा, ये वाली एक्टिविटी हम लिख देंगे। और जो प्योर वाटर होता है बेटा, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, रेन वाटर करता है। क्योंकि जो रेन वाटर को ऊपर से नीचे में आने के लिए क्या हो रहा है, वहाँ पर एयर के जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसे अटैच हो जाएंगे। इम्प्योरिटीज़ अटैच हो रहे हैं मतलब उसमें कुछ आयोन्स ऐड हो जाएंगे बेटा। Why do acid not show the acidic behavior in absence of water? क्योंकि उसमें H+ आयन प्रेजेंट नहीं होता, H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होता बेटा। H+ आयन प्रोड्यूस होने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपको 5 सोल्यूशन दे रखे हैं जिसकी pH यहाँ पर गिवन है और आपको बतानी है न्यूट्रल कौन सा होगा। न्यूट्रल कौन सा होगा बेटा, यहाँ पर 7 वाला जो है न्यूट्रल है, यानी कि हमारे पास सोल्यूशन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रांगली अल्कली मतलब सबसे ज़्यादा 14 के करीब, सबसे ज़्यादा 14 के करीब कौन सा है, हमारा यहाँ पर 11 है, तो हमारा सोल्यूशन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, स्ट्रांगली एसिडिक यानी कि सबसे ज़्यादा 1 के नज़दीक क्या है, 1 ही है बेटा, जो कि है हमारे पास सोल्यूशन बी। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, यहाँ पर वीकली एसिडिक बताना है, यानी कि 7 के करीब लगेगा लेकिन 7 से बड़ा होना चाहिए। 7 से बड़ा क्या है बेटा, यहाँ पर 9 है, 9 जो है बेटा सोल्यूशन ई हो जाएगा। और हमें क्या बताना है, वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक बताना था तो हमें क्या करेंगे, वीकली एसिडिक के लिए 7 से कम होना चाहिए बेटा, तो 7 के करीब होना चाहिए लेकिन 7 से नज़दीक होना चाहिए, यानी कि 4 जो कि सोल्यूशन हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है रिएक्टिविटी ऑर्डर दे रखा है। यहाँ पर कहा गया है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन थे टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी में। टेस्ट ट्यूब ए में मैंने HCl डाल दिया, टेस्ट ट्यूब बी में मैंने एसिटिक एसिड डाल दिया। सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करेगा बेटा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो सबसे ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा जल्दी। फ्रेश मिल्क होता है बेटा, उसका pH कितना होता है, 6 होता है। और ये कर्ड में टर्न होगा तो क्या हो जाएगा, pH घटेगा कि बढ़ेगा। कर्ड में क्या होता है बेटा, एसिड होता है यानी कि एसिडिक नेचर होगा तो pH क्या हो जाएगा, घटेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक मिल्क मैन था, इसने क्या कर रहा था, ये डेली क्या कर रहा था बेटा, बेकिंग सोडा डाल रहा था मिल्क में। तो इसका जो क्या, ये क्यों डाल रहा था बेटा, इसलिए डाल रहा था क्योंकि अगर ये अल्कलाइन में शिफ्ट हो जाएगा, अगर ये अल्कलाइन में शिफ्ट हो जाएगा तो जल्दी से कर्ड में टर्न नहीं होगा, जल्दी से कर्ड में टर्न नहीं होगा, यानी कि एसिडिक नेचर में जल्दी नहीं आएगा। और यहाँ पर यही कह रहा है कि कितना ज़्यादा टाइम लेगा, क्यों ले रहा है ज़्यादा टाइम कर्ड में टर्न होने के लिए, इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने अल्कलाइन में शिफ्ट कर दिया तो एसिडिक में आने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है मॉइस्ट प्रूफ में यानी कि पानी के साथ मिलने नहीं देना है। क्यों, क्योंकि अगर वो पानी के साथ मिलेगा तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा बताना है तो आप ये कर सकते हो बेटा। यहाँ के पूरे यहाँ से लेकर पूरे के पूरे सवाल आपको करना है। बहुत सारे ढेर सारे सवाल दे रखे हैं बेटा, इतने सारे सवाल कर लोगे तो आपका ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा बेटा। अच्छे से कर लेना बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पर कर लेना। बहुत ज़्यादा CBSE के भी क्वेश्चन हमने दे रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करना बेटा, बहुत 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 अच्छा है बेटा ये क्वेश्चन।
और बेटा समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।